अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे प्यारे प्यारे मैके वालों, आज आप सब घर में होंगे, छुट्टी है, सड़कें खाली थी, सन्नाटा था। ये छुट्टी क्यों है? बच्चों को बताया आपने? पता चल गया होगा उनको स्कूल से। ये छुट्टी इसलिए है कि आज इस दुनिया में एक लीडर आए और उन लीडर ने हमें ये बताया कि हमारी अहमियत क्या है और हमें करना क्या है अपने उन जज्बात को लेकर जो बहुत सारे हमारे अंदर जमा हैं, उनको हमने कैसे आग की तरह निकाल कर अपना हक लेना है। आज मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस कॉल से अपना शो शुरू करना चाहूँगी। आप सब के लिए मेरा पैगाम उम्मीद, हिम्मत और एतमाद है। तो ये आज मैंने क्यों इस कॉल से इस शो का आगाज़ किया? मैं बहुत सारे और अक़वाल हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, उनसे भी शुरू कर सकती थी अपना शो, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल मुझे इर्द गिर्द की नज़र आ रही है और जो रिसर्च मुझे बता रही है कि पिछले साल कितने सारे पाकिस्तानी नौजवान नस्ल इस मुल्क को छोड़ के चली गई अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। सबको अपने फ्यूचर के लिए भाग दौड़ करने का हक है, लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि जब सारे क्रीम जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने यहाँ इस मुल्क में रह के पढ़ाई की है और वो इस काबिल बने हैं कि वो किसी और मुल्क में जाके सर्व कर सके, चले जाएंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? और वो सारी माएँ, वो सारे वालिदैन जो अपनी सीपी फंड, रिटायरमेंट के पैसे और बाकी घर बेच बेच के अपने बच्चों को इतने सारे पैसे लगा के बाहर भेज रहे हैं, मैं उनको भी ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें। उस वक्त भी नहीं छोड़ा गया था और इस वक्त भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसीलिए ख़ास शो आप सब के लिए हमने डिज़ाइन किया है जिसमें हम आपको ये दिखा सकें कि कतरा कतरा समंदर बनता है, लेकिन उस कतरा कतरा जमा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभार वो कतरा हाथ से छूट भी जाता है, लेकिन फिर से दोबारा से नए सिरे से सांप सीढ़ी का गेम, और उसके बाद आपकी पुश्ते, आपकी नस्ल जो है वो पूरी कामयाब हो जाती है एक शख्स की मेहनत से। तो आज ये ख़ास दिन है, सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं, हम मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हों, उन सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। जो आज अपनी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। और आज यहाँ एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभार कोई चीज़ देखने से, किसी की बात सुनने से वो दिल पर असर हो जाती है और आपका दिमाग जब वो बात दिल पर लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बहुत सही सिमत में काम करने लगता है। तो कोई बुराई नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, लेकिन एक रुख आपको हम इस प्रोग्राम में भी दिखाना चाहेंगे। हम भी यहीं हैं, हम भी यहीं परवान चढ़े हैं, बहुत सौ से बेहतर हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे हमारे कलीग्स, बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तानी बाशिंदे इधर हैं जो कि बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और कोई कामयाबी का क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ से पढ़ लिख कर, यहाँ की सारे टैलेंट को हासिल कर कर आप बाहर जाएं और कामयाब हों। बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरीज़ मौजूद हैं जिन्होंने गलत फ़ैसला किया, बाहर चले गए और ना अपनी फैमिली से दूर, ना अपनी फैमिली से दूर रहने के अलावा वो काम जो वो यहाँ करते थे, वो इज़्ज़त की नौकरी जो उनके पास यहाँ थी, वो किसी कश्ती में सवार नहीं रह सके, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सो आज हम आपके मुलाकात कुछ ऐसे मोटिवेशनल लोगों से कराएंगे जिन्होंने कतरे कतरे को समंदर में तब्दील कर दिया, और इस समंदर में तब्दील करने में सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और जद्दोजहद का हाथ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के इस खास दिन पे दो खास मेहमान हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे आपके लिए। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने यहीं रहकर अपना नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया, आपके दिलों में घर किया और हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को पॉजिटिव इमेज के साथ। सो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर जावेद शेख साहब एंड हिना बेआत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? सर आप कैसे? लेडीज फर्स्ट।
मैं तो बहुत खुश हूँ, आपको देखकर बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ और आप दोनों ख़वातीन को देख के मैं भी हाँ शेख साहब के साथ एक्चुअली मेरा एक सिलसिला रहता है रमज़ान में co-hosting का। Yes, So it's always nice to be on the set with him. अच्छा, आज का दिन जैसे 25 दिसंबर हम बचपन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद शोबिज़ में भी आने के बाद हम इस दिन को इस तरह मना रहे होते हैं एज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ है ये, और फिर उसके बाद हमारी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, तो डबल खुशी होती है इस दिन। आज का दिन हमने तय किया है कि पिछले साल हमें लगा कि बहुत सारे नौजवान नस्ल हमारे पाकिस्तान की जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है और किसी मुकाम पे पहुँचे हैं कि वो किसी और मुल्क में जाके सर्व कर सकें, बहुत सारे नौजवान नस्ल चले गए हैं अपने बेहतर फ्यूचर, अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। सो हमें ऐसा लगा कि हमारी क्रीम चली जाएगी तो हमारी इस जनरेशन के जाने के बाद क्या होगा हमारे मुल्क का। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे लोगों से हम इस दिन मुलाकात कराएं, अपने उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान हैं और अपना सीपी फंड, अपनी सारी पूंजी जमा करके उनको इस मुल्क से बाहर, आसान तो नहीं होता ना बाहर भेजना, इतना सारा बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है वीज़ों के लिए, पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसे भेजने पड़ते हैं। उनको ये दिखाएं कि उम्मीद की किरण बाकी है, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और वो सब अपने कश्तियाँ जला के बस चले जाएं आगे। सो मैंने कहा आप दोनों से बेहतर सेलिब्रिटी कोई नहीं हो सकता, जिनको हमेशा एक होप, एक उम्मीद है इस मुल्क से। देखिए, नाउमीदी कुफ्र है, ऐसे ही तो नहीं कहते ना। हाँ, और आई फील शेख साहब हमारे पास माशाल्लाह इतनी बड़ी एग्जांपल है, पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी जब काम किया है तो पाकिस्तान ही का नाम रोशन किया। एग्जैक्टली। आप अपने घर में अपनी बेस बना सकते हैं, चाहे आप बाहर भी जाएं, लेकिन ये आपका घर है, इसको आप अबैंडन ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप, मेरा ये मानना है कि आप अगर अपना 100% देते हैं तो उसके बाद वो बहुत बड़ी ज़ातों पर बैठी है जो आपके उस एफर्ट को कबूल करती है। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगी आप दोनों की ज़िंदगी की स्ट्रगल से। लाइक होता है ना, आप जब उस फेज़ में थे जब आपने करियर बनाना है, तब वो स्ट्रगल्स क्या थी जो आपने की। एक मुझे थोड़ा लबे लबाब, क्योंकि पहले भी मैंने सुनी है वो चीज़ें, लेकिन अगर मुझे वो थोड़ा सा एक इन अ नटशेल मिल जाएगी चीज़, तो मैं थोड़ा अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी और उन लोगों से मिलवाऊंगी जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और आज माशाल्लाह इसी मुल्क से उन्होंने कमाया और एक जगह बैठी माशाल्लाह। तो जावेद साहब आपसे शुरू करें। इनसे शुरू। आप बहुत हो गया लेडीज फर्स्ट, अब आपकी बारी। उनको थोड़ी शायद एनर्जी चाहिए सुबह सुबह। हाँ, एक कॉफी का मग चाहिए मुझे। बहुत स्ट्रगल की शुरू से। ये था आपको था कोई ख्वाब कि मुझे बाहर जाना है? और नहीं, कभी लड़कों को होता है कभी नहीं, कभी नहीं। आई वॉज बॉर्न इन पिंडी और वहाँ पर मेरे वालिदैन थे, वालिद मेरे पिंडी के थे, मेरी वालदा जम्मू कश्मीर से। अच्छा, उनका ताल्लुक। तभी आप कितने गोरे गोरे है। यहाँ भी अम्मा कश्मीरी। नहीं, आजकल तो वो बहुत सी आज के सब गोरे हो जाते क्रीम अवेलेबल है गोरा करने की। तो वो वहाँ से शुरुआत थी और शुरू से ही मुझे एक्टर बनने का शौक़ था। हाँ। और मेरे वालिद साहब कराची शिफ्ट हुए तो मैं भी यहाँ पर आ गया और यहाँ पर वो अपनी तालीम के साथ साथ मैंने रेडियो स्टेशन जाना शुरू किया। हाँ। और ऑडिशन दिए, मगर 5, 6, 7 दफ़ा फेल हो गया। ओके। अब तो कभी आपका वो कहते हैं हिम्मत थोड़ी सी टूटी कि नहीं अब मैं कुछ और करूं? कभी नहीं निदा, आज इतने साल हो गए हैं। हाँ। इसमें अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। मगर ऐसे रहा हूँ। हाँ। ऐसे रहा। क्या चीज़ है ऐसे जो आपको ये जमा रखती है ऐसे और बिल्कुल फोकस्ड रखती है? अपने ऊपर और अल्लाह ताला पे भरोसा। हाँ। ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे मजबूत रखती हैं। हाँ। और कभी हिम्मत ही नहीं हारी। अगर मैं बीच में इंसिडेंट सुनाऊं तो लोगों के दंग रह जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, तुम ऐसे हो। तो वो खैर बहरहाल मैं आपको नटशेल में वो 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे जो बच्चे हैं आजकल के वो मोटिवेट होंगे कि भाई एक दफ़ा फेल होने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, आप उसको जारी रखें। तो मैं 5-6 दफ़ा ऑडिशन के लिए फ़ेल हुआ
और फिर वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप उर्दू अखबार लेके ऊंचा ऊंचा पढ़ा करें और आपके कानों में आएगा, आपका तलफ़ुज़ ठीक होगा। और ये ठीक है भाई, हमने किया। 6 महीने मैंने पढ़ी, फिर जाके मैंने दिया। फिर वहाँ पर एक छोटा सा मुझे एक रोल, लाइव ड्रामा उस वक्त चलता था, स्टूडियो नंबर 9, तो उसमें मुझे तलत हुसैन साहब, अरशे मुनीर और ये यूसुफ साहब और ये सारे सुबानी भाई यूनिस, ये सारे बड़े बड़े, तो उसमें एक छोटा सा मेरा वो रोल था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैंने फिर 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 5 लाइन, फिर वहाँ से मैं सिफारशी एक्टर बन के टीवी पे आया। और टीवी पे, ये सही बात, और टीवी पे भी आके मैंने निदा एक छोटा सा रोल किया। वहाँ पर एक साहब थे, अफगानी साहब, उन्होंने यहाँ पर पीटीवी पे अमीर इमाम साहब को फ़ोन किया। उस वक्त एक सीरीज़ कर रहे थे, उसका नाम था इंसान और आदमी। उसमें तलत हुसैन साहब हीरो थे। तो मैं सेट पे आया, इस तरह सेट लगा हुआ था। वो उन्होंने कहा कि जी वो अफगानी साहब ने जो लड़का भेजा है वो ये खड़ा है। तो उसमें मैं खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बस ठीक है, इसको वो पजामा कुर्ता और पटका दे दो और ये पहन के आ जाए। और तलत साहब बैठे थे अपने दोस्त के साथ। जी सर, क्या करना है? हाँ तुम देखो, वो तलत साहब तुम्हें आवाज़ देंगे, रमजू बहुत अच्छी सी चाय लेकर आओ। जी अभी लेकर आया। ये चला गया, चाय लेकर आ गया। यानी रमजू वाला कैरेक्टर। दिस वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन टीवी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और वही तलत साहब, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, वो आजकल वही तलत साहब थे कि मेरी तीसरी फिल्म थी जंजीर। हाँ। और मैं हीरो था। और वो उसमें एक उस्ताद का रोल कर रहे थे। सो ये मतलब ये चीजें आपने कभी बताई, कभी बैठ के कोई भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स आपके पास आए, आपने कभी उनको बैठ के की चीजें बताई हैं कि देखो ऐसी काया पलटती है? मैं तो देखे, मैं आजकल के लड़के, बड़े लड़के लड़कियां जो वो ये हो गया, वो हो गया, मुझे वहाँ से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कंप्लेन्स बहुत सी है। तो कंप्लेन किसी से नहीं करनी, अपने आप से करनी। एग्जैक्टली। अपने आप से करनी है, कोई बात नहीं। अभी ऐसा हो गया तो कोई बात। भाई मैंने पहली फिल्म की धमाका 74। आप लोग नहीं पैदा हुए थे शायद। नहीं पैदा हो गए थे, फिल्म नहीं देखी थी। मैं नहीं हुई थी पैदा। अच्छा, सच्ची में मैं हो चुकी थी। यासिर हो गया था। हाँ, यासिर बस 4-5 साल। अच्छा सुने, तो वो फिल्म की मैंने, शबनम हीरोइन थी और बांग्लादेश से वो रहमान साहब थे। हाँ। और फिल्म हो गई फ्लॉप। अरे अब फ्लॉप हो गई। कौन से नंबर की फिल्म थी आपकी? पहली दूसरी? मतलब वो पहली फिल्म थी, दूसरी थी क्या? पहली एज ए हीरो। पहली फिल्म एज ए हीरो। वो कैसे मुझे मिली कि भाई वो एक मदन साहब थे एशियाटिक एडवर्टाइजिंग कंपनी में, वो मेरे दोस्त थे, वो ही वाज अ कैमरामैन, डीओपी थे। तो उन्होंने वो फिल्म कर रहे थे। उन्होंने कहा यार वो नए लड़कों की ऑडिशन वहाँ पर हो रही है, तो तुम चले जाओ और अब किस्मत आजमाओ। तो वो एक नए लड़के को लेना चाहते हैं। इब्ने सफ़ी का स्क्रिप्ट था। अच्छा। इब्ने सफ़ी साहब जिन्होंने इमरान सीरीज़ और ये लिखा। हाँ। तो वो उसमें एक कैरेक्टर है हीरो का, ज़फ़रुल मुल्क उसका नाम है, तो उसके लिए तुम चले। तो मैं गया तो 40-50 लड़के वहाँ पे थे। हाँ। जो ऑडिशन दे रहे थे। कमर जैदी साहब डायरेक्टर थे जिन्होंने सालगिरह बनाई। और हाँ। अब जब वो फ्लॉप हुई तो क्या हुआ फिर? पहली दफा आप ऑडिशन में सिलेक्ट हुए, वो तो फ्लॉप हो गई, फिर क्या हुआ? फ्लॉप हो गई, कोई बात नहीं। हाँ। फ्लॉप हो गई। मैं थिएटर पे काम करता रहा। अच्छा। मैं टीवी ज्वाइन कर लिया, फिर शमा किया, फिर वो आगे ही किया, फिर धुंध किया। आपने कहा मैं ट्रैक चेंज करता हूँ, मैं ड्रामे, आप ड्रामे में चले। अच्छा, अब ये जो इस पे पंच लाइन है वो ये है कि मैं करता रहा। बीच में मुझे एक फिल्म और मिली, उसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। अच्छा। शफी मोहम्मद वाज हीरो एंड शबनम वाज अगेन हीरोइन। और मुझे उन्होंने एक सेकंड रोल के लिए, बोला फ्लॉप एक्टर है, इसको चलो ये रोल थोड़ा सा दे देते, ये सेकंड हीरो। वो मैंने कर लिया। मैं 5 दिन शूटिंग की। ये यहीं पे पीछे ईस्टर्न स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। 5 दिन शूटिंग करने के बाद निदा, मैं 6ठे दिन जब गया हूँ सेट पे, उन्होंने कहा सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया?
बोला वो शाम को आप जबीस होटल में आए, रूम नंबर ये है और आज आपसे मीटिंग कर रही है। मैं घबरा गया, क्या क्या अल्लाह खैर कर। मैं खैर पहुंचा शाम को जबीस होटल में, तो देखा तो 10-15 लोग बैठे हुए, सिगरेट के धुआं ये वो सब, वो ऐसे करके बैठे और ऐसे करके मैं खड़ा हो गया जैसे एक मुजरिम नहीं खड़ा होता। इट वाज लाइक दैट। और नया लड़का था ऑब्वियसली, वो सारे बड़े तुरम खान थे इंडस्ट्री के ऑब्वियसली, वो ऐसे करके बैठे और मैं खड़ा हुआ। हाँ जी क्या भाई, वो बात दरअसल ये है कि ये जो फिल्म बन रही है इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है लाहौर के पॉपुलर फिल्म्स वाले, उनका नाम है नसीम पॉपुलर, और वो उन्होंने हमें भेजा है और वो कह रहे हैं इनको कि भाई ये आपने किस लड़के को ले लिया, ये तो फ्लॉप एक्टर है, इसको निकालें फिल्म में से, इसको निकाले, मैं फिल्म नहीं लूँगा। और उस वक्त वो हिट था फैसल रहमान, ही वॉज ए हिट, क्योंकि उसकी बाबरा के साथ एक फिल्म आई थी। उन्होंने कहा मुझे फैसल रहमान चाहिए, जावेद शेख नहीं चाहिए। तो लिहाजा अगर आपको रखते हैं तो हमारी फिल्म पंजाब के लिए नहीं जाएगी, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो वी हैव टू कट यू आउट फ्रॉम दैट। एंड 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे निकाला और मैं जो रोया हूँ, धोया हूँ और फिर आया हूँ। ये वो मौका था कि आदमी कहता है मैं खुदकुशी कर लूँ या कुछ ये कर लूँ, वो बुरे काम शुरू कर भी लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, वो यही आजकल के नौजवानों का है। कोई बात, गॉड इज ग्रेट, माय गॉड, अल्लाह मालिक है। I've never heard this. सुने अभी नहीं, इसकी एक और पंच लाइन। फिर छोड़ दिया, अनकही आ गया। हाँ, अनकही ने तो तबाही मचा दी, ठीक है बिल्कुल। तो अनकही आया तो एक दोबारा से उम्मीद जागी। सतीश आनंद साहब फिल्म बना रहे थे नजर शबाब के साथ, कभी अलविदा न कहना। नाउ अगेन शबनम और अगेन और ये 10 साल का वक्फा है। हाँ, वो 74, दिस इज 84। आप अपने ड्रामों में लगे रहे। हाँ लगा रहा मैं, आपने कहा भाई वो नहीं तो ये सही भाई, लगा रहा। हाँ, अब ये फिल्म आई, उन्होंने कहा यार इसको ट्राई करते हैं, और ये लड़का बहुत पॉपुलर है पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में, तो वो ठीक है, मुझे उन्होंने हीरो बना दिया। अब जैसे ही मैं हीरो बना, 1 फिल्म 2 फिल्म 3 फिल्म 5 फिल्में मेरी सुपर हिट, और पाकिस्तान की हर फिल्म मेरे पास थी, वही जावेद शेख। अच्छा, अब मैं एवरन्यू स्टूडियो में मेरा कमरा अपना, हर फिल्म मेरे पास। अब वही प्रोड्यूसर जिनका नाम था जाहिद शाह, डायरेक्टर थे, वही उस पॉपुलर फिल्म वाले के पास गए, सर ये फिल्म एक हम बना रहे हैं, उसका नाम है चोरों का दुश्मन, बाबरा हीरोइन है और फैसल रहमान हीरो है। बोला नहीं, क्या हुआ? फैसल रहमान नहीं, कौन? जावेद शेख, वही वाला, वही बंदा। अच्छा, ऐसे टाइप हाँ, का लगता है। ये मैं कहा, उसने कहा नहीं जावेद शेख, उसके बगैर तो फिल्म ही मुमकिन। सर उसको तो निकाला था हमने इतने साल पहले। कोई बात नहीं, माफी मांगेंगे, पाँव पकड़ेंगे, जाएंगे। अल्लाह। एंड दे केम टू माय ऑफिस इन एवरन्यू स्टूडियो। Now I was sitting like this and they were standing like that. This is a whole story. है? ये एक पूरी स्टोरी है, और इसका मोराल में अच्छी बात ये है कि आपने उनके साथ अच्छा ही सलूक किया हो। Yes. यस, क्योंकि knowing you, This is the आपने reason. ये नहीं किया क्योंकि उनको ना इस चीज़ पर शर्मिंदा ना किया। ना, हालांकि लोगों ने मुझे कहा कि यार उनको बाहर खड़ा रहने दो, ये है आप आपको निकाला। बताएं ना जी अपनी नहीं, मेरी कोई इतनी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी नहीं है। हाँ। लेकिन आई थिंक मुझे ना हमेशा से एक बीमारी है कि मैं बहुत फियर्सली पाकिस्तानी हूँ। हाँ, सो मेरे साथ मसला ये था कि मुझे बाहर नहीं जाना। हाँ। मुझे नहीं जाना, मुझे बाहर नहीं जाना। टू द एक्सटेंट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो वही हुआ कि जब आपने ओ लेवल्स किए हैं, फिर आप अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमने भी एप्लीकेशन तो भेज दी। अच्छा, वो अप्रूव भी हो गई, एडमिशन भी हो गई, एंड आई वुड से गुड यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड। लेकिन एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा कि अगर मैं अब चली गई पाकिस्तान से, तो इसके बाद तो मैं चली ही गई ना। क्योंकि फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, फिर आप लड़की होते आप ये सोचते हैं कल को शादी हो जाएगी। तो वो जो मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत टाइम अब है, क्योंकि 15-16 के बाद तो आप अब ज़रा निकल रहे होते हैं ना। हाँ, तो मैंने कहा अब जो मेरी ज़िंदगी का वो टाइम है वो मैं पाकिस्तान से बाहर गुजार दूंगी। मैं अपने अम्मी अब्बू से दूर, अपने मुल्क से दूर गुजार दूंगी। हाँ, सो आई एक्चुअली टोल्ड माई मदर, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। फिर ये भी ख्याल है कि मेरे माँ बाप की हक हलाल की कमाई है, इतनी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई तो यहाँ भी हो सकती है।
मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं जाना। वो कहने लगी क्यों, मतलब लोग मर रहे होते हैं कि एडमिशन हो जाए, तुम्हारी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने को यही कहा, मैंने कहा अगर मैं चली गई तो देयर इज नो कमिंग बैक, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो ये टाइम मुझे अपने घर में, और घर से मेरी मुराद अपना घर सिर्फ नहीं अपना मुल्क है, मुझे यहीं पर इन्वेस्ट करना है। आई डोंट वांट टू लीव। मैंने कहा पढ़ना है ना, वो मैं यहाँ भी पढ़ लूँगी, वो मुझ पर है मैं किस तरह पढ़ती हूँ। सो पढ़ाई भी यहीं की। उसके बाद जैसे आपकी एक अपनी शेख साहब कहते हैं कि आपकी नीयत होती है तो फिर वो रास्ते आपके लिए खुलते चले जाते हैं। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मुझे बाहर कोई रिश्ता कुछ हो, पाकिस्तान से बाहर है, मैंने जाना ही नहीं है। अम्मी कही थी क्या क्राइटेरिया, मैंने कहा मेरा यही क्राइटेरिया है, हमने मुझे यही रहना है, मुझे नहीं जाना। हम लोग जब छोटे थे तो मेरी अम्मी ने एक बहुत बोल्ड प्रोग्राम था औरतों के ऊपर, उन्होंने कोई हीरोइन वीरोइन के ऊपर कोई प्रोग्राम किया और उसके जो पीछे थे छुपे हुए उन लोगों को थोड़ा बेपर्दा, मतलब वो क्या उनके ऊपर से पर्दा बेनकाब किया। एग्जैक्टली। सो वो लोग हमें थ्रेट करने लगे, अम्मी को बहुत इस तरह के खतूत आने लगे। उस ज़माने में तो खतूत आते थे। तो अम्मी, पापा तो थे पीटीवी में, अम्मी हम 3 बच्चों को लेकर जर्मनी शिफ्ट हो गई। हम 2 साल उधर रहे और हम लोगों ने पढ़ाई भी की। लेकिन आई डोंट नो, अब्बू ये चाह रहे थे कि हम उधर पढ़ते रहें, हमारा फ्यूचर वो, लेकिन मैं इतना रोती थी, मैंने रो रो के अम्मी को वापस लेके आए। आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। शादी के बाद मेरे मियाँ क्योंकि यहाँ से नहीं थे, हम लंदन रहे भी हैं, और वो मुझे छेड़ते थे कि तुम पता नहीं ये सजदे में क्या करती रहती हो, अल्लाह मियाँ से बातें, कि मैं आई एम नॉट एबल टू सेटल बैक हियर। मैं ये कहती अल्लाह मियाँ मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, क्योंकि मेरे लिए मेरा घर सिर्फ एक मकान नहीं है, मेरे लिए मेरा घर ये मुल्क है। एग्जैक्टली। और मुझे बचपन से जो चीज़ आई थिंक अपने घर में मैंने देखी वो यही थी कि हमने मुल्क बड़ी मुश्किल से हासिल किया। बिल्कुल बिल्कुल। जब मुझे याद है कि इलेक्शंस में 2013 के जब हमें लगा कि धांधली हुई है और हमारा वोट जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो हम एक प्रोटेस्ट पे निकले 3 तलवार पे। तो मैंने अम्मी से कहा कि हम लोग जा रहे हैं, तो कह लगी मैं भी चलूँगी। मैंने कहा अम्मी बहुत चलना पड़ेगा और बहुत खड़ा रहना पड़ेगा, और अम्मी की नी सर्जरी हुई हुई थी। You know, she just looked at me and she said, हमने ये मुल्क बनाया था और घर बैठ कर नहीं बनाया। तो बिल्कुल। So वो जो मोटिवेशन थी ना कि ये आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क को, अपना घर है, आप अपने घर को बुरे हालात में छोड़कर भाग तो नहीं जाते, नहीं जाते, आप अपने माँ बाप को छोड़कर भाग तो नहीं जाते, तो जाते। आप यहीं पर रहकर आप अपना 100% दें। बिल्कुल। एक छोटे से वक्फे के बाद मैं वापस यहाँ आऊँगी और मैं आपकी मुलाकात ऐसे बहुत सारे लोगों से करवाने वाली हूँ आज के दिन। वही वाली बात जो कतरा कतरा समंदर बना लेते हैं और अपनी पूरी आने वाली पुश्तों के लिए, वो पुश्ते उर्दू का ही वर्ड है ना, मैंने कहा हिंदी का ना यूज़ कर लूँ, इनसे पूछ ले। हाँ, आने वाली पुश्तों के लिए एक पूरा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। लेकिन किस तरह वो मेहनत करते हैं, कैसे उनकी डेडिकेशन होती है। एक मिसाल तो यहाँ आपके सामने है ही, रिजेक्शन इज़ नथिंग, बल्कि शायद आपको और ट्रिगर करती है अगर आप पॉजिटिव हैं आपके मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो एक छोटे से वक्फे के बाद प्लीज़ उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने जावेद साहब और हिना जी की तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल इन नटशेल आपको बताई, लेकिन कुछ यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको शायद आप पहले से नहीं जानते और आज आप उनकी कहानी सुनेंगे और थोड़े बहुत तो मोटिवेट होंगे, मुझे लगता है ऐसा। मेरे साथ इस वक्त जो साहब यहाँ मौजूद हैं उनका नाम है अमीर अली वीरानी साहब, और जो कि इस वक्त रीजनल डिजिटल मार्केटिंग हेड हैं गेडिटेक पे। मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत है, जो स्ट्रगल्स हैं, वो किस तरह की, 40 रुपये महीना नौकरी पर। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो जो कतरा कतरा समंदर बना है वो कैसे बना है, ताकि शायद हमारी नौजवान नस्ल कुछ सुन सके, कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और अपने इरादों को थोड़ा उलट पुलट कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक था, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी, वो कौन सा वक्त था जो आप 40 रुपये पर डे? पर डे, यस। 40 रुपये पर डे से क्या वो वक्त था जो आपकी स्ट्रगल्स का वक्त था, और किस तरह का बैकग्राउंड था? अच्छा, इनिशियली एक लियारी बोर्न लड़का है, अच्छा, ठीक है, और 1-1.5 साल लियारी में रहने के शिफ्ट टू साइड एरिया, जहाँ पे आपने पता है साइड एरिया के इलाका किस तरह का होता है।
तो इनिशियली हालात अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छे थे, दादी चाचा अम्मी अब्बू ने सर पे बिठा के रखा था कि सारा दिन सोफ़ा है, अच्छा एक टीवी है अच्छा और खाना पीना, दैट्स इट। सही। अगर मैं उतरूंगा तो दादी इशारा करेगी आंटी को, आंटी साफ करो ये उतरने वाला है। हाँ दिस इज द सिचुएशन आई लिव इन। अच्छा बट सडनली हमारे कुछ इस तरह के हालात हो गए हाँ कि हमें एक घर बेचना पड़ा, ओके दूसरा रेंट आउट करके भागना पड़ा, नहीं तो वो भी बिक जाता। अच्छा तो वी लिव ऑन दोज बिल्डिंग्स जो इलीगल होती है ना, जहाँ पे फ्री में रखते हैं हाँ। कि तोड़ने आएंगे लोग तो यू नीड टू कम आउट, नहीं ये हमारा घर है आपको नहीं तोड़ना। अच्छा तो वो वाला फेज था, मैं 7-8 साल 9 साल आप का ऐसी बिल्डिंग्स में रहे? ऐसी बिल्डिंग्स में मैं रहा हूँ जो कब्जे वाली बिल्डिंग एग्जैक्टली। तो इनिशियली माशाल्लाह से 2 भाई 1 बहन है। तो घर वालों को देखा शुरू से कितना स्ट्रगल कर रहे थे। समटाइम वी वेट टू एंटायर नाइट, रात तक वेट करते थे कि डैड आएंगे, उनके यहाँ टिफिन आता है, दिल कम दिल गिव अस समथिंग एंड वील ईट। अच्छा मतलब इतना यहाँ crucial- तक exactly, नौबत आ गई थी कि हाँ। अब्बा का इंतजार करते थे कि वो Exactly. आए तो खाना लाएंगे कुछ तो अच्छा हम होगा खाएं। खाने में कुछ तो हो। वील ईट। और माय फादर इज लाइक कि वो सेव करते थे दोपहर में, अच्छा कि वो आता है जो दुकान में उनके खाना है, वो सेल्समैन थे वो भी जोरिया बाजार में, तो वो हम वेट करते थे उसका। हाँ। एंड देन फिर एक टाइम ऐसा है कि हम दोपहर में हैं, अम्मी ऑब्वियसली काम करती थी, तो 10-15 रुपए के छोले लिए तीनों भाई ने खा लिया। तो इस तरह का हम भाइयों ने बड़ा इस तरह का टाइम गुजारा। ये वाला But टाइम देखा। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, जिम्मेदारियों का एहसास थोड़ा पढ़ाई जल्दी कर होते रहे जा थे रहा। आप या? पढ़ाई चालू थी। अच्छा हमारे माँ बाप ने अपनी कैपेसिटी में हर लेवल पे हमें बेस्ट देने की कोशिश करी। सही पढ़ाई जारी थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है ना, वो हमें इन चीज़ों को देख के थोड़ा जल्दी आने लगा। ओके तो इनिशियली आई हैव स्टार्टेड वर्किंग कि मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, कारखाने में 40 रुपए पर डे के लिए काम करता था। अच्छा यानी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप कारखाने में 40 रुपए पढ़ रहे। गिफ्ट बॉक्स जो होते हैं जिसमें पेन वगैरह जो गिफ्ट बॉक्स वो रैप करने होते थे। और कितने छोटे थे आप उस वक्त? मैं होऊंगा 12-15 12 13 साल का इस तरह का। देन दिस इज नॉट इनफ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग कि अब और क्या करना चाहिए घर वालों के साथ, क्योंकि वो लोग भी कह रहे थे बट एज अ बिग ब्रदर, एक्चुअली मैं खानदान का पहला बड़ा लड़का हूँ। अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बिगड़ गया तो पीछे सारे सब आपको ठीक है। तो आई वांट टू बी ए रोल मॉडल। तो फिर मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, मैं स्कूल जाते हुए गरम मसाले के पैकेट्स होते थे जो 5 रुपए या 3 रुपए के मिलते, जिसमें थोड़ा जीरा, थोड़ा इलायची, थोड़ा ये जी जी स्कूल जाते हुए शॉप पे देते हुए चले जाता था, और वापसी में उनसे पैसे कलेक्ट करके लेकर वो आता गरम मसाले के पैकेट कहाँ से लाते थे? वो जोड़िया बाजार से आपको खुला मसाला अच्छा, मिलता वो था, घर में आके पैक पैकेट करते थे एंड देन करते थे। और फिर थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमने आलू खेत से चिप्स पापड़ घर पे आके तले उनके पैकेट्स बनाए, फिर वो भी शुरू किया। अच्छा और ये सोचा आपने था खुद? नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा सराउंडिंग में देखते थे, घर में चाचा लोग कुछ इस तरह के काम करते थे, चाचा लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इवेंचुअली जब मैं ये करने लगा ना, दिस स्टार्ट क्राइंग, हाँ क्योंकि उन्होंने मुझे, मैंने बताया 5 साल ऐसे रखा है मुझे, हाँ ऑल ऑफ सडन कि मैं काम कर रहा हूँ 12-13 साल की उम्र। आपने थोक से खरीदा और उसके पैकेट्स बनाए और आपने शॉप पे डिस्ट्रीब्यूट एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट था उसमें। चाचा लोग उस वक्त तो बड़े वो होते थे कि यार ये क्या कर रहा है लड़का, इसको हमने ऐसे रखा था, रात को पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से मेरे लिए खाना नहीं आएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा था मैं। ये वाला जमाना भी और ये क्या हो गया इस लड़के के साथ। तो बट आज वो देखते हैं ना तो बोलते हैं अच्छा हुआ। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे कुछ इस तरह हुआ कि जब ये गुजर रहा था, फिर थोड़ी पढ़ाई में थोड़े से आगे हुए और पढ़ाई में आगे हुए और फिर इस तरह की ये साथ साथ तो छोटी मोटी बिजनेस छोटा छोटा चल ही रहा है। देन फिर थोड़ा और बड़े हो गए, फिर ऑब्वियसली भाई पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ना है, अम्मी अब्बू ने, भाइयों ने भी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि आई एम द अलोन। अच्छा सभी कर रहे थे घर में? एग्जैक्टली, हम तीनों भाइयों और बहन माँ बाप का ऐसा बॉन्ड है ना हाँ। कि हमें सबको पता है कि यार हमें एक दूसरे को हेल्प आउट करना है। देयर इज नो वन। आज लोग कहते हैं ना पाकिस्तान से हमें जाना है, तो जो पाकिस्तान से क्यों जाना है भाई? अगर आप एक हो ना, आप पहले अपने आप को इवेल्युएट करो कि पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्या आप ठीक हो? आज आपको सिग्नल तोड़ने का मौका मिलेगा ना, आप तोड़ दोगे, तो क्या आप ठीक हो? नहीं। तो हमने ये कहा था कि यार हमें जिंदगी बदलनी है, वहाँ तक कैसे? एग्जैक्टली, जो जिंदगी बदलनी है हमें ही बननी है। तो फिर हमने लगाया स्टॉल, अच्छा, जहाँ पे हमने बर्गर बेचे, जहाँ पे हमने फ्राइज बेचे, और अब हम यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई भी स्कूलिंग अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रहे थे। हाँ, अम्मी भी सपोर्ट कर रही थी, मैं भी सपोर्ट कर रहा था, भाई लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो भी आ रहा था हम लोग ये नहीं देख रहे कि कौन कितना कमा रहा है, बट बस एक था पढ़ाई एक ही जगह जमा होता था पैसा, और फिर उसे पढ़ाई सबने पूरी करनी है। अच्छा। पर एक दिन मैं ठेला लगा रहा था, ठेले पे खड़ा हुआ था, तो मुझे बताया कि एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका सेमिनार हो रहा है फरहाद करम अली का,
तो उन्होंने ना उनका हो रहा है यार बड़ा मोटिवेट करता है और बड़ा आगे होता है, तो मुझे सीखने का बड़ा शौक था क्योंकि ऑब्वियसली ये अच्छा है, घर चल रहा है, बट ये ज़िंदगी भर तो नहीं करना ना। हाँ। ठीक है, और मुझे शर्मिंदगी भी नहीं है कि मैंने वो किया, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता तो शायद यहाँ नहीं पहुँचता। हाँ। फराद करम अली के गए वहाँ पे एक लाइन उसने बोली जो मेरे दिमाग में लग गई कि यार देखो पढ़ाई सब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जॉब है 100 एप्लीकेंट आते हैं, सेलेक्ट एक होता है क्योंकि वो जो सबसे अलग होता है। हाँ। तो स्किल सेट पे काम करो अपने, वो मेरे दिमाग में लग गया, मैंने स्किल सेट अब ये कहाँ से लेकर आऊँ हाँ। फिर पढ़ क्या रहे थे आप? उस वक्त मैं नॉर्मल बीकॉम जनरल कॉमर्स अच्छा। वाला बच्चा, अच्छा। यही होता था ना पहले तो। जी। तो वही पहले ख्वाब तो बहुत थे कि यार कॉमर्स में जाऊंगा, बैंक में जाऊंगा, क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन हाँ। ऐसे ही होता है। फिर स्किल वाली चीज आपके फिर दिमाग मेरे में? दिमाग में स्किल वाले मैंने यार बेस पे कुछ काम करना है, और उस वक्त नया नया कंप्यूटर आया था, तो मैंने यार ये कुछ नया है, लेट्स डू दिस। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स किया, अब मुझे बड़ा मजा आया। फिर मैंने 4 बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो कर दिया कोर्स, क्योंकि मुझे यूज करना था, घर में कंप्यूटर नहीं है। सस्ता वही होता था या फ्री में होता था। हाँ। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर मुझे बोला यार थोड़ा सा इसको सीरियस लेते हैं, और मैंने CIT का कोर्स ज्वाइन किया जिसमें आपको डिजाइनिंग डेवलपमेंट वगैरह सिखाते हैं। और मैं ठेला लगा रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, ठेला लगा रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ। सडनली एक दिन मेरे दोस्त की जॉब लग गई। तो मैंने बोला कहाँ काम कर रहा है? उसने बोला यार मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, जो मेरी पहली जॉब थी, और वहाँ से मैंने बहुत सीखा है। ई-विजन है, अमीन लालानी बॉस थे हमारे। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने मुझे भी लेके चल। तो मैंने कितना मिल रहा है? बोले 2500 रुपये महीना मिलता है। मतलब जॉब का, मतलब क्लिफ्टन, साइड एरिया एंड क्लिफ्टन, दो अलग अलग जगह। तो मैंने उसको बोला यार तो बोला तू फिकर नहीं कर, तू घर से काम कर लेना, तू आके सीख ले। हाँ। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन कराया। उस वक्त नेट भी नहीं होता था, जेरिस के कार्ड आते थे 500 रुपए के। तो बोला 1 महीने में 500 का काट जाएगा, इतना मेरा फोन का लगेगा, और इतना मेरा ले जाएगा, 1000 रुपये बचेंगे। ठेला 1000 रुपये प्लस, वाओ दिस इज अमेजिंग, लेट्स गो इट। तो मैं उस दिन वहाँ गया, मैं बैठा, मैंने लोगों को देखा, अब इससे भी छोटा रूम, 6 लोग बैठे अजीब से कपड़ों में। तो मैंने बोला यार ये क्या है? तो मैंने बोला लेकिन सीखना है, 1000 रुपये मिलेगा, मुझे क्या है। हाँ। मैं वहाँ बैठा पूरा दिन, सीखा, काम किया। मिलना सर सारा है, शाम में बोले समझ में आया। मिलना हाँ सर समझ में आ था क्या गया। काम? IT का? हाँ वो था SEO का, आज इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस वक्त डेटा एंट्री बोलते थे। 18 साल पहले किसी को क्या पता डिजिटल क्या होता है। हाँ। हाँ। तो वो था SEO का काम। तो मैंने सर काम समझ में आ गया। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, और मैं उस लाइन ने शायद मेरी ज़िंदगी बदल दी। और वो लाइन थी, सर मैंने सोचा भी नहीं कि ठेले का क्या होगा। मैंने सर क्या मैं यहाँ आके काम कर सकता हूँ? हाँ। तो सर ने बोला हाँ ये सिस्टम पड़ा है, आ जाओ। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है। अब फिर मैंने भाई को बोला अब तुझे संभालना है, ठेला तुम संभालो, और मैं जाऊँगा यहाँ। हाँ। ताकि एक इनकम, ये इस तरह ग्रोथ होती है Yes. ना। आप फैसला करते हैं कि अभी सही है, जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो नहीं मैटर करता, अभी मुझे जंप लगाने के लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मैं पकड़ लूं। एग्जैक्टली यही तो सही टाइमिंग का गेम है। एग्जैक्टली। तो उस 2500 रुपए के लिए मैं ऑल द वे खान कोच पे छत पे चढ़ के सुबह ठंड में जाता था क्लिफ्टन, और रात में आता था। सोचो सिर्फ 2500 के लिए 7:30 बजे जा रहा हूँ, रात को 8:30-9 बजे आ रहा हूँ। यानी इससे अगर मैं आपकी कहानी से इस मोटिवेशन निकालती रहूँ हर एपिसोड से, तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि उस वक्त मैंने पैसा नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे मुफ्त का कंप्यूटर मिल रहा है और मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करके आगे निकल सकती हूँ। दिमाग में गुस्सा होता है स्किल्स, कैसे सीख रहे। तो मैंने बोला घर पे बैठूंगा ना, शायद यही करता रहूंगा। या 5 लोग अलग अलग काम करें, 5 काम सीखूंगा। तो मैं उधर आया, मैंने काम शुरू किया, 1 साल गुजरा। अब फिर तो रेस लगती थी कौन कितना ज़्यादा काम करता है, बोनसेस, परफॉर्मेंस, जो भी आपको पता है क्राइटेरिया होता है। तो सर ने मुझे देखा, ऑब्जर्व किया, उसने बोला यार लड़का अच्छा है, स्पार्क है। तो ही कॉल्ड मी, ही सेड कि यार तू डिजाइनिंग डेवलपमेंट क्यों नहीं करता? मैंने बोला यार बहुत महंगा है। बोले कितना महंगा है? बोला पता नहीं। तो बोला पता करेगा तो चलेगा ना। उन्होंने मुझे भेजा अरीना मल्टीमीडिया मुझे भेजा, और बोला मालूम करके कोर्स कितने का है। तो मैंने मालूम करके बोला सर 5000 का कोर्स है, तो मेरी सैलरी नहीं है। तो बोला एक काम कर, मैं बात करता हूँ, मेरी जान पहचान है। फिर ही नेक्स्ट डे कम टू मी, उसने बोला यार तू 5 लड़के जमा कर, तेरी कोर्स की फीस 1500 हो जाएगी, और वो मैं पे करूँगा। तो मेरे वाह दिस इज नाइस। फिर गया अपने एरिया में, साइड एरिया से 4-5 दोस्तों को जमा कराया। मैंने बोला यार पढ़ना है, ये बहुत नई चीज़ है, ये चीज़। बोला हाँ, लेके गया सबको अरीना, मैं 1500 में डिजाइनिंग सीख रहा हूँ। तो वो फिर सर ने मुझे बोला कि यार स्पार्क। फिर एक दिन मुझे सर ने बोला आज तू ऑफिस नहीं आएगा, आज तू ऑफिस से बाहर। मतलब वाई, मैं इतना अच्छा काम कर सकता। तो बोला देख अब तुझे ग्रो करना है, तो तुझे ये भी देखना है कि कम्युनिकेशन। उस कभी कभार आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स होता है जो आपको पुश करता है। कभी आपका कोई आपका पेरेंट हो सकता है, कोई आपका सिबलिंग हो सकता है, कोई आपका बॉस हो सकता है। नहीं, तो उन्होंने मुझे पुश किया, बोला नाउ यू नीड टू वर्क ऑन द कम्युनिकेशन। आज मैं जितना अच्छा बोल रहा हूँ, शायद मैं पहले बोलता था, लोगों को समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, तो आई नीड टू ग्रो। उसने बोला तेरे शूज फटे हुए, तू जा, अब तब तक तेरे शूज सही नहीं होंगे ना, तू ऑफिस नहीं आएगा।
तो मैंने बोला आई वाज लाइक व्हाट सर, मेरा काम। यानी वो तो आप सीख गए थे, लेकिन अब Exactly. जिंदगी की और बाकी एस्पेक्ट्स उन्होंने मुझे आपने बहुत सीखने थे। ग्रूमिंग। अब मैं अच्छी सैलरी, मतलब मेरा उनसे सवाल ही होता था ठीक है मैं डिज़ाइनिंग के कोर्स कर लूँगा, मेरे डैड कमाते हैं 8,000 रुपये, क्या मैं वहाँ तक पहुँचूँगा? उसने बोला तू उससे ज़्यादा आगे जाएगा। मतलब आपका जो आपकी पहुंच थी यही थी कि मैं अब्बा तक पहुंच जाऊँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना सपोर्ट करें, मुझे लग रहा था 8,000 में हो जाएगा। हाँ। उसने बोला तू 8 नहीं तू 80 कमाएगा, लेकिन जो तू कर रहा है ना वो कर, और इसी तरह मेहनत कर, तुझे में स्पार्क है। उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। 3 साल गुजर गए, सब अच्छा चल रहा है, सैलरी बढ़ गई, घर में अच्छा हो गया, ठेला क्लोज हो गया, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, कंपनी बंद हो गई। तो अब हम लोग बैठे हुए हैं, क्या हुआ सर ने हमें 4 लोगों को बुलाया, उन्होंने बोला देखो यार क्लाइंट्स पैसे लेके भाग गए, जो नॉर्मली होता है। अब हम ये जो 30-35 जो हम 6 लोगों का थे ना लोग, वो 35 लोग हो गए थे। वो 35 लोग मुझे रिपोर्ट करते थे, डिजाइन की टीम, डेवलपमेंट की टीम। अब हम 4 लोग खड़े हुए एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि अब क्या करना है। और उस वक्त सैलरी इतनी नहीं थी, 10-12 हज़ार थी, लेकिन उस वक्त के ज़माने में बहुत थी। तो सर ने हमें बुलाया, बोला देखो कंपनी तो बंद हो गई है, हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे 3 महीने तक है ना मैं तुम लोगों को सैलरी नहीं दे सकता, बगैर मुफ्त में करोगे। फिर हमने बोला देखो घर पे बैठना है या करना है, बट हमने बोला कि करना है। करना है क्योंकि अगर हम करेंगे नहीं तो बैठे रहेंगे। और हमें उन्होंने सिखाया है, हमने उस पर हमने एग्री हुए, एग्री होने के बाद हमने वो काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितने थे उससे डबल, और हमारी पोजीशन बढ़ गई। तो वो एक बड़ा मूवमेंट था। डिप्रेशन, सारी चीजें एक्साइटमेंट चल रही थी। जिंदगी में रिस्क भी लेने पड़ते हैं, और रिस्क लेकर आप जंप लगा। ये बताओ आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप ब्लाइंडली किसी चीज में चले गए। आप सोच रहे हैं, कई तो आप ये भी कहते हैं कि अच्छा चलो यहाँ पे शायद मोमेंटरी नुकसान हो रहा है, लेकिन शायद मैं अपने करियर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर ये चीज मुझे ज्यादा बेनिफिट दे जाएगी। आई थिंक इसमें जो आपने बात की ना कि जो भी आपके बॉस थे उनकी वो मेंटोरिंग वो बहुत जरूरी है, कोई आपको रास्ते पे लगाता रहे और आप उसकी सुन भी लें। अच्छा, ये भी बहुत 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पेरेंट्स की दुआ वगैरह आपके हमेशा साथ रहती है, ठीक है, उसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा आपको जो लाइफ पार्टनर है उनका मोटिवेशन। उन्होंने, मेरी वाइफ जो जैस्मिन नाम है, उन्होंने मुझे हर लिहाज से इनकरेज किया। आज मैं यहाँ बैठा हूँ ये, फिर उस कंपनी से मैं दूसरी कंपनी में गया, 5 साल मैंने वहाँ बिताया, अच्छे से काम किया, दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे फिर गाड़ी शाड़ी मिल गई, वो कंपनी भी बंद हो गई। तो फिर वो बड़ा एक डिप्रेशन वाला खतरनाक है कि जहाँ जा रहे कंपनी बंद करवा रहे। तो बड़ा एक सिचुएशन था। अब माशाल्लाह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। अब मैं एक लेवल तक पहुंच गया हूँ, करियर के 10 साल हो गए हैं, अच्छी सैलरी है, और पाकिस्तान में डिजिटल इतना नहीं बूम हुआ है कि मुझे उसको सैलरी मिलेगी। इवेंचुअली कुछ लोगों ने, क्लोज लोगों ने भी बोला यार अब तुझे वो सैलरी नहीं मिल सकती। मतलब आई हैव फेथ ऑन मी। फिर एक जॉब हुई सिर्फ 30% लेस, तो मैंने मना कर दिया। मैंने नहीं यार फ्री में, अच्छा उस जब मेरे पास जॉब नहीं है, मैं 3 महीने किसी ऑफिस में जाके फ्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ नहीं करूँगा। तो मेरे घर वालों ने बोला कि, घर वालों को किसी ने बोला यार 20% लेस ही कर लेता। तो मेरे घर वालों ने और इवन मेरे कज़न ने बोला कि अगर आमिर भाई कुछ कर रहे हैं तो सोच ही कर रहे होंगे। विद इन द 1 डे उसी कंपनी से कॉल आ रही है, जो मेरी सैलरी थी उसके रेस पे मुझे बुला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज द मूवमेंट, समटाइम यू नीड टू डू ब्लफ, आप अपने टेक रिस्क। आप अपनी अगर जिंदगी से पूरा कंक्लूड करके कुछ कहना चाहेंगे नौजवानों को, तो वो क्या होगा? सर देखें, सक्सेस आएगी उस वक्त जब आप खुद चाहेंगे। सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठा रहूं, मैं मेहनत ना करूं और सब हो जाए, नहीं। आजकल बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है। उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि यार ये मेरा $15 का, $20 का, $25 का कोर्स ले लो, खुद कमा लेंगे, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज मैं आपके चैनल से कहता हूँ, अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, सक्सेसफुल करना चाहता है, वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको एक फ्री कोर्स दूंगा जो 2 घंटे, और वो बंदा अपने से जस्टिफाई करके वो 2 घंटे की ट्रेनिंग ले, जहाँ उसको प्रोडक्ट 1 से लेकर बेचने तक सिखाया गया है, और उसको एग्जीक्यूट करे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करेगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको इंस्टेंट रातों रात अमीर बनाएगी। दिस इज द ऑल एफर्ट यू नीड टू पुट ऑन, अदरवाइज तो फिर नो शॉर्टकट आएगी और जाएगी। अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैंने भी 2 साल बाहर ज़िंदगी गुजारी है, तो ट्रैवल भी करती हूँ, तो अंदाज़ा होता है
हम यहाँ फिर भी अगर हम जॉब कर रहे होते हैं हम थोड़ा फिर भी ना रिलैक्स कर जाते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं वहाँ घंटे का पैसा उफ, होता है, तबाह। बिल्कुल। वो आपका जूस निकाल देते हैं, घंटे का घंटा कम हुआ, लेट हुआ। निदा, बात वो ये कि देखें, जब आपको ये होता है ना कि जी आप जिंदगी में कहीं बढ़ना चाहते हैं, हाँ। अब लोग देखते हैं, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। एग्जैक्टली। आप जिंदगी में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप, जैसे मैंने अपनी लाइफ में किया है, मैंने अगर कहा कि मुझे बाहर नहीं जाना, या मैंने ये सोचा कि मैं, मतलब मेरा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी या मैं टेलीविजन पे होंगी, मेरे जहन में भी नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो मैं ये सोचती थी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई शुड ट्राई दिस। अब वो ट्राई करते करते मेरा करियर, यू नो, फ्रॉम wanting to become a lawyer to becoming an industrial designer to becoming an anchor and a journalist to becoming an actor, वो फिर आपके लिए दरवाजे खुलते जाते। काव होते जाते। बस ये है कि जिस वक्त आप जहाँ हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लिस्ट बना लें कि मैं कोई भी चीज़ करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, इसमें मुझे ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान है। मैं ये कहती हूँ यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ईगो, लोगों की नाक ज़्यादा लंबी हो जाती है। वहाँ जाके उन्होंने टैक्सी भी चलानी है, उन्होंने बाथरूम भी धोने हैं, सब सारे काम देखिए कि मुझे यहाँ पे कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं। तो जब आप लिस्ट कर लेंगे ना, आप लिख लेंगे, तो आपको नजर आएगा ये, अच्छा यहाँ पे तो शायद मुझे 12 फ़ायदे हो रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 है। एग्जैक्टली। वहाँ शायद 12 नुकसान है। तो आप एक बेहतर कंडीशन में आ जाते हैं टू टेक अ डिसीजन। एग्जैक्टली। मगर मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। आई थिंक दैट इज व्हाट आई विल टेक फ्रॉम हिज लाइफ, कि उन्होंने किसी भी काम में, किसी भी काम को मायूब नहीं समझा, किसी काम में आर नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज मैं काम कर रहा हूँ। वो जो बाहर लोगों को चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, वो मेहनत की अजमत है, वो मेहनत की रिकग्निशन है। क्या बाहर जाते हैं तो आपके काम को, आपकी मेहनत को एक्सेप्ट किया जाता है, आपको इतना अच्छा पे किया जाता है, अगर आप किसी यहाँ भी चाहिए। एग्जैक्टली। एड ऑन में ये है कि फॉर एग्जांपल अब बाहर जाते हैं स्टूडेंट थे, वेटरिंग करता है, यहाँ क्यों शर्म है? आप बताएं। वहाँ बर्तन धो लेंगे, यहाँ नहीं धोएंगे। आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह इतना आगे बढ़ने के बाद भी मैं 7 दिन काम करता हूँ, 6 दिन ऑफिस, और वीकेंड्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। जस्ट बिकॉज ऑफ, ऐसा नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इसलिए नहीं कि मुझे पैसे और कमाने हैं, अब आपको रिटर्न देना है। एग्जैक्टली रिटर्न। शायद उनमें से एक आमिर अली वीरानी आ जाए तो शायद मैं किसी की लाइफ बदल सकती जो आपके लिए आपके बॉस बने। एग्जैक्टली। वो आप एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। आज अगर मेरा ख्याल से हम 20% लोगों का भी दिमाग बदल सकें, वो परसेप्शन जो एक बन गया है कि कुछ नहीं रखा यहाँ, चले जाओ छोड़ के, यार हम लोग भी तो यहीं हैं, यहीं से अर्न कर रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं और खुश हैं। सो आप भी खुश हो सकते हैं। थोड़ा सा अपनी होप्स को हाई रखें और उम्मीद का दामन हाथ से ना जाने दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के दिन हम, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग प्यार मोहब्बत, कुछ लोग डंडे के पीर होते हैं, और कुछ लोग कोई ऐसी बात सुन के उनके दिल को लग जाती है तो वो अपनी ज़िंदगी के पूरे एम्स जो उन्होंने बनाए होते हैं वो चेंज भी कर देते हैं। सो कोई बुरी बात नहीं है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, लेकिन सिर्फ एक ही हल नहीं है उसको बेहतर बनाने के लिए कि अपनी जगह, अपना मुल्क, अपना घर छोड़ के दूर चले जाएं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। बहुत सारे लोगों का फ्यूचर ब्राइट हुआ भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद भी हुई हैं खाली ये सोच रख के कि अगर हम बाहर चले जाएंगे तो बस यही है ज़िंदगी। तो मैं आपकी मुलाकात यहाँ कराना चाहूँगी एम शाहवेज़ अज़ीम एंड एम अली मर्चेंट से, जो कि 2 नौजवान हैं और जिन्होंने ये ख्वाब नहीं देखा कि बस हम बाहर चले जाएंगे तो हम काया पलट जाएगी हमारी ज़िंदगी की, बल्कि उन्होंने यहीं रहकर जो मेहनत की उनको वसूल हो रही है और इंशाल्लाह आगे चलकर और भी होगी। तो मेरे साथ ये 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने क्या किया ये अपनी ज़बानी बताएंगे हम तीनों को। एब्सोल्युटली जी, अस्सलाम वालेकुम। हम बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। एक ही एरिया में हम साथ रहते थे। अच्छा। और वही जब और किस तरह के घराने से ताल्लुक था, लाइक मिडिल क्लास? मिडिल क्लास, आप समझे कि मिडिल क्लास के, मतलब हम उसमें फैमिली बिलोंग करते हैं। तो जब पता आपको, जब लड़के 18 क्रॉस करते हैं तो फिर एक प्रेशर होता है अपना फ्यूचर सेट करने का। तो हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अब यूनिवर्सिटी की फीस आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो हमने सोचा कि हम फैमिली पे इतना बर्डन नहीं करेंगे, हम खुद से कुछ एक इनिशिएट लेते हैं। मतलब कि अपनी पढ़ाई का खर्चा तो हम खुद उठा सकें। एटलीस्ट हम अपने पढ़ाई का खर्चा होता है। दोनों ने ये फैसला किया? बिल्कुल। हम अब रोज़ साथ ही बैठते थे, रोज़ साथ प्लानिंग करते थे। तो फिर हमने काफ़ी मार्केट रिसर्च किया और हमें इंटरेस्ट था बहुत फूड बिजनेस में इंटरेस्ट। अच्छा। पर हमें उसको कुछ पता नहीं था कि काम कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है, खाना कैसे पकाना है, कुछ करेंगे तो क्या होगा।
काफ़ी टाइम रिसर्च करने के बाद हमने काफ़ी डिपार्टमेंट्स में मतलब देसी फूड किया, फास्ट फूड किया, पर हमें फिर मार्केट गैप हमें लगा पिज़्ज़ा के अंदर। अच्छा, तो फिर हमने एक बहुत हम ट्यूशन्स दिया करते थे। बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आए आप एग्जैक्टली, तो हम ना ट्यूशन्स दिया करते थे पहले लोग? अच्छा, जी, और मैं कॉल सेंटर में जॉब भी करता था। अच्छा। तो उससे थोड़ी सी बहुत छोटी मोटी जॉब्स करके आप लोगों एग्जैक्टली ने बिल्कुल, पैसे तो पैसे थोड़े बहुत जमा थे, तो वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए में हमने अपना पहला इनिशिएटिव आधे पैसे इन्होंने हम दिए? ऐसा ही है, हम दोनों ने पैसे मिलाए थे। हाँ। तो आपको पता है कि यहाँ सब बैठ के प्लान करते हैं, हर लड़के का ख्वाब है जी। कि वो बिजनेस करे, तो ऐसा ही हमारा था। हाँ। हमने पैसे मिलाए और बहुत सी वर्किंग स्टार्ट कर दी, बहुत से बिजनेस पे। अच्छा, आप बिजनेस स्टार्ट की, बिरयानी पे हमने बहुत वर्किंग करी, शॉर्मा में बहुत वर्किंग करी, मतलब जो वो सारे इन थे। आखिर में आप पिज्जे क्योंकि- पे? हाँ, हमें खाने का शौक था, तो हम आपको पता है यहाँ पे खाने कहा का ही बनवाएंगे भी ज़्यादा और कुछ है। खाएंगे भी। हाँ, ऐसा ही है। तो हमने पिज़्ज़ा पे आके स्टॉप किया, हाँ। क्योंकि आपको पता है उसमें इन द एंड बिजनेस में आपको प्रॉफिट चाहिए होता है। अच्छा, अब पिज्जे की कहानी हो गई यहाँ, फिर आगे क्या हुआ? फिर हमने बहुत छोटे से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, हमने शेफ़ हायर किया। अच्छा, और वो शेफ़ जो है मतलब स्ट्रगल मैं आपको बताऊं कि वो सामान भी तो खरीदा होगा सारा? बिल्कुल, मैं सामान खरीदा, हमने डिफरेंट मार्केट्स गए, हमने सामान लिया, हमने वेंडर्स ढूंढे, सब चीज़ें तो हमने जब वो किया। पिज्जा बना रहा होता तो शेफ आप दोनों साथ खड़े होते थे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें कुछ भी नहीं आता था वैसे। अच्छा, मतलब सीख लेता मुझसे कि भाई हमें भी तुम सिखाओ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ओके, तो फिर किस्मत ऐसी हुई कि एक हफ्ते बाद ही शेफ़ साहब जो है हमारे वो गाँव चले गए छोड़ के, ले, बिना बताए। अच्छा जी, और अभी हम मतलब बीच समंदर में हमें उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, फिर सारा काम हमने जो है वो आप समझे कि खुद ही हमारे सर पे आ गया। हाँ, तो शावेज जो है वो किचन के अंदर काम करते थे, हाँ, और मैं मुझे- सारा आउटडोर संभालता था। अच्छा, मुझे आपने हाथ से काम करने का बहुत शौक है। अच्छा। तो किचन का डिपार्टमेंट मैंने ले लिया था और हाँ। शेफ के साथ में तो खड़ा हुआ आपने होता फिर था। खुद पिज्जा बनाया? हाँ, मैं खुद, क्योंकि हमें ये पता था कि अगर तो हम खुद ये सीखेंगे, हमें आएगा तो ये काम अच्छे से हम कर सकते वरना हैं। जिसको भी हायर करेंगे कभी भी जा हायर का, क्योंकि हमें उसकी नो हाउ ही नहीं होगी, तो एक साल बाद भी अगर तो ये काम चलता है, बिजनेस अच्छा हो जाता है, तो हमें उसकी नो हाउ तो होनी चाहिए कि अच्छी आप चीज़ जा लोगों रही ने है। कभी सोचा कि हम पैसे जमा करें जो हमने 1.5 लाख बिजनेस के लिए किए हैं वो हम कुछ जमा करके हम बाहर निकल जाएं? ये नहीं सोचा कभी? उस वक्त तो कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और हम यहाँ पे स्टूडेंट थे, उसकी फीस देनी थी, तो हमने बाहर जाने का तो ऐसा नहीं सोचा था कुछ भी। हाँ, तो Business। अभी जो पिज्जा की आप लोगों ने शुरू की, तो अभी कितनी ब्रांचेस हैं उसकी? अभी हमारे करेंटली 4 आउटलेट्स हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कितने अरसे में हुआ? ये टोटल 6 इयर्स के पीरियड में हुआ ये। अच्छा, हाँ, और इसमें मतलब काफ़ी हमने 2 साल तक तो अपनी सिर्फ एक ही ब्रांच चलाई है। हाँ। और फिर हम हर साल एक एक आउटलेट को हम इंक्रीज खोलते करते गए। आप ब्रांच कह रहे हैं तो उसमें आपके पास मतलब डाइन इन भी होता है, वहाँ आकर बैठ के जी, भी 2 रेस्टोरेंट? ब्रांचेस, 2 आउटलेट्स हमारे डाइन इन है, और बाकी हमारे जो है वो डिलीवरी हमें टेक अवे लेकिन ये डिपेंड है एरिया पे। हम वहाँ की मार्केट रिसर्च करते हैं, वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं मार्केट के, वहाँ पे डाइन इन करेगी एरिया इतने पैसे दे सकती है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस कर रहे हैं हम, तो एंड में हमें कॉस्ट भी देखनी है। एब्सोल्युटली, तो बहुत ज़रूरी है। हम रिसर्च करते हैं ज़्यादातर एरिया, और एक मार्केट को एक जो है कैप्चर करते हैं। सो ये है कि तो घर वाले खुश हैं? है। घर वालों ने तो नहीं कहा कि पढ़ाई क्या पढ़ लिख कर पिज्जा बना रहे हो? तो शुरू में बहुत कहते थे। हाँ। जब मैं, मुझे याद है अभी भी कि जब मैं शुरू में डिलीवरीज करने जाता था, तो मेरा इलाका था, हम रहते भी वहीं पे ही है, तो कभी कभी रिश्तेदार के घर में ऑर्डर आता था, तो मैं खुद ही कभी शर्म नहीं की है, और कभी खुद चले जाते थे। तो सब ना घर पर बोलते हैं कि मोहम्मद अली क्या कह रहा है, सही है, ये यूनिवर्सिटी जाता है। और रिश्तेदार भी तो बोलते ना, बिल्कुल ऐसा। पढ़ाया लिखाया क्या, पिज्जा डिलीवरी बॉय बन गया। पर ये है कि हमें अपना बिलीफ ये था कि देखें जब अपना काम है, हाँ, तो वो सारा काम कोई हमने ही शर्म करना है, नहीं। कोई शर्म हाँ। नहीं है। और एक और चीज़ है कि जो भी पढ़ाई आप करते हैं ना, बिल्कुल वो कभी भी आपकी ज़ाया नहीं जाती है, ऐसा ही है। क्योंकि आप अपने बिजनेस से भी उसको अप्लाई करेंगे। बिल्कुल अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हुई है, तो मुझे वो आप ऐसे तो मेरी काम आ पार्टी रही के थी। हाँ, ऐसे, और मैंने IVS से डिप्लोमा किया हुआ है, तो मुझे ऐसे काम आ रही है कि जो ब्रांच डिज़ाइन करनी होती है वो मैं खुद कर लेता हूँ बैठ ओके। के। सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें, मतलब मैं कहीं ना एक प्लान कहीं होता है आपकी खुद वो ही। चीज़ें काम हाँ, आती हैं। exactly। आपने भी बात की ना कि जी माँ बाप पे बोझ नहीं डालना, तो मैं जो आपसे बता रही थी कि आई एक्चुअली गॉट एडमिशन इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, और मैं नहीं गई, लेकिन मुझे उस वक्त भी ये था कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ना बनूं, तो मैंने एक तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मिल जाए ना, ट्राई करने में क्या हर्ज है, मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ ये कि मुझे शायद वही एक थी ना मोटिवेशन, लगन के यहीं पे रह के कुछ करना है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू डू अ प्रोग्राम विच इज़ अ 4-year प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट विद CIM जर्मनी, जहाँ पर के हमें स्टाइपेंड भी मिलता था। तो गाड़ी अम्मी अब्बू ने दे दी,
लेकिन उसका पेट्रोल का खर्चा मेरा होता था। और मुझे ये था कि मैं कमाती रहूँ, थोड़ा थोड़ा जमा करती रहूँ। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने 4 साल में काम कर करके वो सेविंग भी कर ली। अच्छा जावेद साहब, आपका भी ऐसा हुआ कि एक ज़माना आया कि आप घर वालों को सबको लेके चल रहे थे, सारे बहन भाई, आप खर्चा ऑफ कोर्स उठा मैं भी हमेशा वो से? जो पहले आए थे साहब आमिर साहब, वो मैं भी अपनी फैमिली में बड़ा और ऑब्वियसली मेरे कंधों पर ऑब्वियसली सब था, तो मैंने भी अपनी फैमिली को ऐसे लेके चला जो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हम एक इकट्ठे हैं। हाँ, तो वो तो उनकी पढ़ाइयाँ, ये वो सारी चीज़ें, सब कुछ मैंने किया, शादियाँ, पढ़ाइयाँ, एवरीथिंग मैंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ लेके चला हूँ और आज सारे अपनी अपनी जगह पे खुश है और हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह आप लोग कामयाब है। फैमिली में बड़े हैं? मैं फैमिली में बड़ा हूँ। अभी बड़े हैं, आप भी बड़े हैं। मैं सेकंड नंबर पे हूँ, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। हाँ। सो ये है कि आप लोग अगर आपकी ज़िंदगी की जो अभी तक स्ट्रगल है, माशाल्लाह अभी भी आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड ही चल रहा है, ऐसा ही है, बिल्कुल। और जो आप लोगों की एज है उस पर बहुत सारे नौजवान अक्सर नौकरियाँ ही ढूंढ रहे होते हैं और आप लोगों की माशाल्लाह से 4 ब्रांचेज हैं। सो आप अपनी इस एक्सपीरियंस से नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहें? देखिए, ज़िंदगी ना मुश्किल बहुत है। हाँ। और इसके अंदर मुश्किलें आती रहती हैं। मेरे ख्याल से कोई भी टाइम किसी भी फील्ड में आप देख लें तो वो कभी भी आपका सुकून वाला टाइम नहीं होता। वो एक शेर मैंने पढ़ा था कि अगर ज़िंदगी आसान होती तो खुदा जन्नत का वादा ना करता। तो मुश्किलें आती रहती हैं, पर आपको सक्सेस होने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी पेशेंस से काम लिया है। हमने डायरेक्ट एक साथ 4 आउटलेट्स नहीं किए। हमने बहुत पैसे कम कमा के खुद काम करके, कोई छुट्टी, रेस्टोरेंट फील्ड में कोई छुट्टी नहीं होती है। Yes, बिल्कुल 365 दिन काम करना है आपको। जिस दिन आम आवाम की छुट्टी है उस दिन हमारा ज़्यादा काम है। Yes. चाहे वो ईद हो, चाहे वो वीकेंड हो, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, हमें आउटलेट पे मौजूद होना है, हमें काम करना है। इसके लिए फैमिली सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो बस वो अगर कोई बंदा इसको करे तो इंशाल्लाह सक्सेस अल्लाह दे देता है। अच्छा, अगर कोई आपको बाहर से ऑफ़र दे कि भाई आप यहाँ पर आके अपना पाकिस्तान में छोड़ें और हमारे यहाँ पे इस मुल्क में आए, हम आपको ये फैसिलिटी, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि बस बहुत लेकिन मुझे बेस लगा हुआ है। हमारी ये बात बेस जो है हमारी यहाँ पे है। हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है वो रहे, वहाँ पे एक्सप्लोर करने जाए। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से रेस्टोरेंट जाते हैं। यानी कि आप सब कुछ बेच के पाकिस्तान से बाहर नहीं नहीं, जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम कह रही है यहाँ चलता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। Experience हमारी लेके बेस ही वापस। यही है ना। हमने देखिए, छोटी सी बात है, आपके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है ना, ऐसे ही है। इस हसीन नौजवान की, इस वक्त नौजवानी कहूँगी ना तस्वीर आपके पीछे, बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचें कि ये मोहम्मद अली जिन्ना थे और ये बाहर थे और ये बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन ये कायद आज़म कहाँ बने? ये पाकिस्तान अपनी मिट्टी में। ऐसे ही है, ये वापस आए, ऐसे ही। अपने लोगों के लिए कुछ किया तो दुनिया में अपना लोहा मनवाया। सो आप अगर कल को, मेरी ये दुआ होगी कि आपके ब्रांड का नाम क्या है? स्ट्रीट पिज्ज़ा, स्ट्रीट पिज्ज़ा। स्ट्रीट पिज्ज़ा। आई वुड वांट कि स्ट्रीट पिज्ज़ा पाकिस्तान से बाहर आउटलेट्स खोले एंड इट वुड बी नोन एज अ पाकिस्तानी ब्रांड। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो जी, यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और ज़्यादा मोटिवेशनल कहानियाँ भी आपका वेट करें। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो आज आप छुट्टी घर में मना रहे हैं, प्लीज़ उसको फजूल ज़ाया मत करें। मैंने कहा कुछ ऐसी बात कर दें शायद आपके दिल पर थोड़ी सी कोई नक्श छोड़ पाए। और आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवा रहे हैं जिन्होंने यहीं इस मुल्क में रह कर ही समझा कि हम अपना करियर, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं अपनी मेहनत कश हाथों के ज़रिए। सो यहाँ मेरे पास इन 2 लेजेंड्स के अलावा जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। सोहेल खान है मौजूद, जो कि फाउंडर एंड CEO ऑफ स्टारलिक सॉल्यूशन है, और मीर रज़ा साहब हैं जो वेफलिक्स बेस्ड रेस्टोरेंट है, वेफल बेस्ड रेस्टोरेंट है, उसको ओन करते हैं। सो पहले हम शुरुआत करेंगे सोहेल खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। सोहेल, आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह का लबे लबा मैं बार ना डर के मारे पूछ रही हूँ कि सही लबे लबा क्या बताना चाहेंगे? जी। तो सबसे पहले तो मेरे जो रोल मॉडल रहे हैं वो बचपन से ही मेरे वालिद साहब थे।
अच्छा। जिस तरीके से मैंने उनका हार्ड वर्क देखा और डेडिकेशन देखी, हाँ। तो उसने मेरी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है बचपन में जो एक बच्चे को चाहिए होती है उसको एक बुनियाद बना दी। हाँ। कि आपने ज़िंदगी में हार्ड वर्क कैसे करना और डेडिकेटेड कैसे रहना है। एक तो वो मुश्किल माँ बाप अल्फाज होते हैं जो नसीहतें करते रहते हैं, और एक वो माँ बाप होते हैं जो चुप करके सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, और बच्चे वही जज्ब कर रहे होते हैं, बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं। आपने वही अपने बाप को देखा और बिल्कुल ऐसे उनको जज्ब किया। बेसिकली हम 9 बहन भाई थे। हाँ। और सब ने माशाल्लाह अच्छी एजुकेशन हासिल की, हालांकि ऑल्दो समटाइम्स ऐसा हुआ कि वालिद साहब की जॉब नहीं थी। हाँ। बट किस तरीके से उन्होंने हार्ड वर्क में भी वो मैनेज किया कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म, हमारी एक बेस बनाने में। और लाइफ का जो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, क्योंकि जब बंदा इंटर पास करता है तो उस एज में ये क्लियर नहीं होता कि आपने ज़िंदगी में आगे करना क्या है। हाँ। तो ये हमारी यूथ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। तो एट दैट टाइम व्हेन आई टुक एडमिशन इन सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्या कहते हैं, उन्होंने इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की है। और जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया तो उन 4 सालों में मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला उसने मेरी पर्सनल डेवलपमेंट और मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट दिया। एंड आई हैड सम रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन दोज 4 years. I was the best sportsman of the year. I was awarded by the Mr. SMIU, Ambassador of SMIU, and in my final year, I was also the President of Sports Society of SMIU. तो इन 4 सालों में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि how important it is to set a big goal and target for yourself and to live a meaningful life. और उस चीज़ को, क्योंकि जब भी आप अपने लिए कोई टारगेट सेट करते हैं तो देन आई सेट अ टारगेट फॉर माई सेल्फ दैट आई हैव टू स्टैब्लिश अ लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान एंड टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू द यूथ इन द IT सेक्टर। और जब अपने लिए कोई आप टारगेट सेट करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मायने ये रखता है कि उस वक्त आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कितना 100% अपना दे रहे हैं उस गोल को अचीवमेंट के लिए। तो आप अपने बारे में बताएं ना, उस वक्त क्या हाँ, तो था? एट दैट टाइम आई वाज जस्ट हैविंग 1 लैपटॉप। अच्छा। और मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मेरे पास एक लैपटॉप था, मुझे रूम में अपना एक सेटअप करना था जहाँ मुझे बैठ के सुकून से काम कर सकूँ। हाँ। तो मेरी मदर की जो स्विंग मशीन है उसकी लकड़ी अम्मी की बड़ी, सिलाई करती थी? हाँ वो सिलाई करती आपके शौक कपड़े से। बनाती थी या वो भी बातें हेल्प करती थी? पर्दे बनाना, घर की चीज़ों को डेकोरेट अच्छा, करना, घर बड़ा की ही हाँ, चीज़ घर की करी। चीज़ें बड़ा। अच्छा। तो उनकी जो सिलाई मशीन की टेबल थी, मेरे पास उस वक्त टेबल नहीं, तो मैंने बैठ के प्रॉपर काम करने का बहुत शौक था। तो मैंने उनकी सिलाई मशीन साइड पे रखी, उसके ऊपर एक क्या कहते हैं स्लेब रखा, उसके ऊपर चादर अच्छी सी डाली, लैपटॉप रखा और प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के मैंने काम स्टार्ट किया। और जब मेरी ग्रेजुएशन में मैंने 3 साल तक दिन में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट फर्म्स में काम करता था, और रात में आके सारी रात बैठ के अपनी स्किल्स डेवलप करता था, क्योंकि मेरा एक गोल था कि मैंने एक लीडिंग कंपनी बनानी है। तो मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर था, मुझे ये पता था कि यार अगर कोई भी टास्क आपने अपने लिए अचीव करना है तो सबसे पहले आपने उसकी टॉप टू बॉटम हायरार्की बनानी है कि आप उसको अचीव कैसे करेंगे। तो मैं बैठा सबसे पहले जब अपनी टेबल पे, तो मैंने नोट किया कि मैंने लीडिंग IT कंपनी बनानी है। तो मैंने उसको ड्रॉप डाउन करना शुरू किया कि अब मुझे इसके लिए एक पोर्टफोलियो भी चाहिए, मुझे इसके लिए स्किल्स भी चाहिए, मुझे इसके लिए क्लाइंट रिव्यूज भी चाहिए, मुझे इसके लिए, यानी पहले आपने मंजिल तय की कि मुझे करना क्या है, उसको और फिर रास्ते का तयन किया। वहां से फिर सीढ़ियां मैंने उसके check ड्रॉप की। डाउन बनाना शुरू किए। हाँ। और उसी को मैंने बाकायदा डिज़ाइन करके अपने गेट के जो रूम का गेट था उसके पीछे बाकायदा लगा दिया कि भाई ये मेरा गोल है, ताकि मुझे बार बार नजर आता रहे। इसमें मेरी ये डेडलाइंस है। और बिल्कुल जब मैं लेटता था मेरे बेड के सामने वो मुझे नजर आता कि भाई मैंने अचीव करना है। और वो टारगेट तो बहुत बड़ा था। तो दिन में मैं क्या कहते हैं ऑफिस में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता था, रात में फिर मैं अपनी पहले 1.5 साल मैंने अपनी स्किल्स को, जो उसमें मैंने टारगेट रखा होता कि मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करना है, मैंने अपनी डिज़ाइन डेवलपमेंट मार्केटिंग की स्किल्स बनाई। और अगले 1.5 साल में फिर मैंने फ्रीलांसिंग सीख के क्लाइंट को सर्विसेज देना शुरू की। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती यंगस्टर्स करते हैं कि वो पहले कहते हैं कि बस काम करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दो। तो दैट्स नॉट द राइट वे। सबसे पहले आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, क्योंकि जब आप मार्केट में सर्विसेज देना शुरू करते हैं तो यू मस्ट हैव अ ग्रेट क्वालिटी, और आपके अच्छे रिव्यूज़ बड़े मैटर करते हैं। तो जब मैंने अपनी स्किल्स पॉलिश करके जब मैं कॉन्शियसली गया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मेरे पास क्लाइंट के अच्छे रिव्यूज़ आना शुरू हुए। वो कहते हैं ना कि आम जब पकता है तो उसकी लज्जत अलग होती है, तो कच्ची कैरी नहीं तोड़नी चाहिए, वो वाली चीज है। तो ये कि बड़ा जब important चीज है। को प्रॉपर पकने दें। ऐसे ही आपने प्रॉपर वेट एंड वॉच करना है कि वेयर इज़ द राइट टाइम एंड यू हैव टू टेक दैट डिसीजन। अब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट करना है। तो 1.5 साल बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस हुआ, मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलना शुरू हुए। अब दिन में मैं काम करता था, रात में मैं क्या कहते हैं अपनी स्टडीज़ और ये क्या कहते हैं लर्निंग और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो बीच में मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। मैं तकरीबन दिन में 15 से 16 घंटे काम कर रहा था, नॉन स्टॉप सिटिंग कर रहा था। तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ रहता था रात में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वालिद साहब ने कहा कि यार ये राशन है, ये मस्जिद में जाके देना है।
मैं गाड़ी ली और जाके मस्जिद में वहाँ पे गया। अब वहाँ पे जब मैंने वो बोरी थी उसमें चावल की, मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है आप जब इतनी देर सेटिंग कर रहे हो तो मेरे बैक मसल पुल हुए, तो मैंने जैसे ही उसको खींचा ना मेरी बैक वहीं पे ही, मतलब मुझे ऐसा मसल पुल हुआ कि वहीं लेट गया मस्जिद में ही। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल के घर लेकर आए और आई वॉज नॉट इवन एबल टू, मैं करवट भी नहीं ले सक रहा था और मुझे मेरी सिस्टर ने खाना लेटे लेटे खिलाया था। और उस दिन भी, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपका टाइम चल रहा होता है कि आप 1 सेकंड भी लेट करेंगे तो आपका लेट हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल गिर जाएगी। तो उस दिन भी जब मैं करवट भी नहीं ले सकता था, मुझे खाना भी सिस्टर ने खिलाया था। मैं रात को जब लेटा हूँ तो मैंने भाई को कहा, क्योंकि जब मेरे काम करने का टाइम हो, मैंने कहा भाई को लैपटॉप उठा के मेरे यहाँ रखो चेस्ट पे। उस वक्त भी सारी रात में लेट कर चेस्ट पे मेरे लैपटॉप रखा हुआ था और मैं काम करता रहा। क्लाइंट को मेक श्योर किया कि डिलीवरी जो आज देनी है वो कमिटमेंट पूरी करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको अपने इतना बड़ा जब आप अपने लिए गोल सेट करते हैं तो आपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क नहीं छोड़ना। तो अल्लाह पाक ने किया, फिर काम और बढ़ने लगा। फिर मैंने, अगर हम आपको यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आप देखते हैं और ग्लैमरस उनकी लाइफ देख रहे होते हैं, तो अगर मैं इन दोनों से पूछूंगी तो कितनी दफ़ा आप लोग शूटिंग्स पे बीमार हैं, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, कोविड भी हुआ है जब, तो मास्क लगा के और वो सारी चीज़ें आप लोग अपने काम करते रहे। उस दौरान भी को तो आप अपहोल्ड करना पड़ता है, चाहे आपकी ज़िंदगी में जो भी हालात चल रहे हों। एग्जैक्टली आप दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। आप हस्बैंड के इंतकाल के बाद मतलब काम तो करना है। बिल्कुल स्टिक टू प्लान रहना है आपने। जैसे हर काम में, और थिएटर में, थिएटर तो लाइव होता है ना, तो वो एक्टर बीमार हो जाए, माँ मर गई है, बाप मर गया, बहन मर गई है, कोई भी ऐसा हो, द शो मस्ट गो ऑन। एग्जैक्टली। साहब, इवन इन लाइव ट्रांसमिशन, मुझे याद है रमजान की लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मुझे फोन आया था, when my sister-in-law passed away, I had to complete the translation. आप वहाँ क्या दुनिया को कहेंगे जी हम जा रहे हैं घर? So commitment, yes, commitment is the key. Is a must. So यहाँ आप अपनी जिंदगी की कहानी से क्या यंगस्टर्स को कहना चाहिए जो आपने माशाल्लाह अचीव किया है अब? मैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अनलॉक कर ली थी, कि वो ये है कि आपने अपने लिए गोल सेट करना है। हाँ। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, गूगल मैप की हम यूज़ करते हैं कहीं पे भी हमें जाना हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप गूगल मैप को बताएं नहीं कि आपने कहाँ जाना और वो आपको डायरेक्शन देना शुरू कर दे। सबसे पहले आप उसको मंजिल बताएंगे, फिर वो आपको डायरेक्शन देता है। एग्जैक्टली। तो जिंदगी भी ऐसे है, सबसे पहले आपने ये तय करना है कि मैंने जाना किधर है, मेरी मंजिल कहाँ है। आप उसको मंजिल बताओगे, फिर आपको रास्ते नजर आना शुरू होंगे। और दूसरी गूगल मैप से जो एक बहुत अच्छी मैंने चीज़ सीखी है कि जब आप उसको बता देते हैं कि मैंने कहाँ जाना है, अक्सर ऐसा होता है कि आप गलत रास्ते पे चलते हैं, तो वहां से भी वो रास्ता आपको बता देता है कि अल्टरनेटिव मिल जाता है, अल्टरनेटिव रास्ते भी आपको दिखा देता है। तो जिंदगी में भी आपके पास हर्डल्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, आप अपने गोल को जब अचीव करने जाओगे, बट आपने रुकना नहीं है, गिरना है, दोबारा उठना है, नए रास्ते तैयार, नई चीजें सीखनी है, अपने गोल से स्टिक रहने के, भाई मैंने पहुंचना है, तो इंशाल्लाह आप जरूर पहुंचेंगे। आप जो है सबसे पहले अपने गोल को सेट करें। तो ये बस मेरा एक मैसेज है कि आप स्टिक टू दैट रहें। और आज जैसे कायद-ए-आज़म डे है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो कायद-ए-आज़म का था कि विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन देयर इज नथिंग वर्थवहाइल दैट यू कैन नॉट अचीव। और ये हम सब के लिए एक मिसाल है कि हमने बस अपने फोर फादर्स को फॉलो करना है, उनकी इंस्पिरेशन लेनी है और इनके नक्शे कदम पे चलना है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। जबरदस्त जी। सो एक और कहानी मीर रजा अली की तरफ से आएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सवाल मैंने पहले बाद में किया, जवाब आपने पहले दिया। जी, आपकी क्या कहानी है? कहानी बेसिकली ये है कि बेसिकली आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट एट IB राइट नाउ। अभी भी तुम तो बहुत छोटे से हो। मैं वही आई एम 23। अरे I just got तो 23. पढ़ रहे हैं ना? जी। अच्छा, 23 साल के अभी माशाल्लाह। तो सीन बेसिकली ये है कि हम लोगों ने एक वॉफल कार्ट स्टार्ट करी थी। जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी लाइक कोविड से 2 दिन पहले, एग्जैक्ट 2 दिन पहले, उस वक्त भी इनफैक्ट आज भी आई बिलीव वॉफल्स एक कराची में ऐसी चीज़ है जिनकी लोगों को नॉलेज नहीं है। हाँ, दुनिया भर में वेस्ट में बड़ा खाया जाता है, लेकिन अब जो है या पाकिस्तान अगर आप डेजर्ट के नाम पे देखेंगे तो इनफैक्ट शादीज हो गई, जितनी केटरिंग्स वगैरह हो गई, उन सब में डेजर्ट के नाम पे सिर्फ एक आइसक्रीम होती है। हाँ। और गुलाब जामुन जो आपके ट्रेडिशनल जो एंटीक ज़माने के एक डेजर्ट चली रहे हैं, वो कभी उसमें एक कोई एडिशन आया ही नहीं। हाँ। तो वॉफल्स वही होता था डेजर्ट्स के, एक आइसक्रीम खा ली और बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ डिफेंस के 5 स्टार रेस्टोरेंट से मिलता है। और ये कि अल्लाह का शुक्र है, खाने का हमें बचपन से ही शौक है, सभी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हम लोग वॉफल्स वगैरह बहुत ट्राई करते थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। कैसे ट्राई करते थे? घर में बनाते थे? नो, हम लोग जाके ट्राई करते थे बाहर। अब उस ज़माने में मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड अहमद, ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर बेसिकली, बट ही इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम प्राइवेट कमिटमेंट्स। बट ये कि हम दोनों जाके ट्राई करते थे। अब 4 साल पहले आज से 150-200 हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी।
तो हम 2 जाते थे और एक लेकर आधा आधा खाते थे। अब एक दिन हम लोग गए तो उनके पास बेसिकली वॉफल का बैटर जो होता है वो ख़त्म हो गया था। तो हमने उनको बड़ा फोर्स किया कि यार हम इतनी दूर से आए हैं, प्लीज़ हमें ट्राई करवा दे। तो ही सेड कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाते? हम रेस्टोरेंट में जाके, अच्छा। एक बेसिकली फूड कार्ट ही थी वो, अच्छा। रोड साइड ईटरी थी। सही। तो ही सेड कि आप हमें 5 मिनट्स दें और हम बैटर रेडी कर देते हैं। तो जो 5 मिनट्स का वेट था बेसिकली, तो हम लोगों की ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि जब वो बैटर बना रहा था तो हम लोग खड़े हुए सिर्फ देख रहे थे कि इसकी कॉस्ट बेसिकली क्या आ रही है, बिकॉज वो एक जो रेसिपी होती है बेसिकली वो इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। तो द नेक्स्ट डे वी वेंट टू आवर होम और हम लोग ने कहा कि आज हम लोग खुद ट्राई करते हैं बना के, एक बार बना के देखें तो कि ऐसी क्या लॉजिक है जो वो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकता है, और हम लोग तो ऐसी गैप ईयर पे बैठे हुए हैं। तो जब हम लोगों ने ट्राई किया तो नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट 80-20 के डिफरेंस पे कुछ हम लोग एक डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। तो वी थॉट कि इसको हम लोग कैरी ऑन करते हैं। और ये कि गैप ईयर था, स्टूडेंट्स से दोनों हम लोगों की लाइक इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ होती तो थी नहीं, तो वी यूज्ड टू टीच ट्यूशंस एज वेल। अच्छा। तो हम लोग दोनों की इन्वेस्टमेंट अराउंड 50,000-60,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी हमारी, जो कि हम लोगों ने दोनों ने हाफ कार्ड से शुरू किया आपने? और क्योंकि हम लोग सब एजुकेटेड है माशाल्लाह से, तो हम लोग एक कार्ड कहते हैं, बट इनफैक्ट वो था एक ठेला। अच्छा। ठेला वो जो कि एक रोड पे पड़ा हुआ होता है। हाँ। तो ये कि हम लोगों ने स्टार्ट किया तो डे 1 जो हमारा था माशाल्लाह से वो तो बिल्कुल ऐसा था कि कोई आ ही नहीं रहा, बिकॉज किसी को पता ही नहीं तो था माशाल्लाह से क्यों कह रहे हैं? कि क्या था। नहीं देखिए, जर्नी है, जर्नी पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो डे 1 पे तो कुछ पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट ये कि हमारी जो थीम है वो बेसिकली बेस्ड है नेटफ्लिक्स पे। अगर आप लोग सब नेटफ्लिक्स देखते हो, जो वॉफ्लिक्स बेसिकली वर्ड हमने ड्राइव किया है वो हमने नेटफ्लिक्स से ड्राइव किया है। वॉफल्स और वॉफ्लिक्स वो एक अच्छा हमें काउंटर लगा के उसको हम लोग कर सकते हैं। हमारे इनफैक्ट मेन्यू पे जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे नेटफ्लिक्स के शोज़ पे बेस्ड हैं। लेट्स सपोज अगर आपने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना है तो हमारे पास वॉफल थ्योरी के नाम से वो है। अगर आपने सीक्रेट गेम्स अगर नाम सुना है आपने, तो हमारे सीक्रेट वॉफल, इस तरह करके एजुकेटेड होने की वजह से यहाँ तुम लोगों ने थोड़ी हमने थीम वहाँ से कैच करके और हम लोगों ने स्टार्ट किया। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया नेक्स्ट डे कोविड आ गया। कोविड की वजह से 3-4 महीने का गैप आ गया। वो गैप में बारिश वगैरह भी हो गई, कार्ट क्योंकि वुड की होती है, जो ठेला होता है वो लकड़ी का होता है, पूरी सब डिस्ट्रॉय हो गई। तो जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी बेसिकली वो बिजनेस शुरू होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो द नेक्स्ट डे जब आई गेस सितंबर अक्टूबर में जब कोविड थोड़ा सा ईज होना स्टार्ट हुआ कि लाइक लोगों को अलाउ हुआ निकलना, तो जब हम लोगों ने कहा कि अब इसको रीलॉन्च करते हैं, तो फिर 20-30,000 की हमने री इन्वेस्टमेंट करी, वापस ट्यूशन्स पढ़ाए कि 20,000 भी एक अमाउंट होती थी। एटलीस्ट हम लोग को 10 तो पुल इन करना है। बट देन अगेन हम लोगों ने हमेशा से, अल्लाह का शुक्र है, हमारी फैमिलीज़ ने, फ्रेंड्स ने बड़ा सपोर्ट किया। बट इन्वेस्टमेंट हमने कहा कि हमने खुद ही करनी है, किसी और पे बर्डन नहीं करना। तो बस ये हमारी जर्नी थी कि हमने कार्ड से स्टार्ट किया। पहले हम लोगों ने गुलशन में ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, जिसमें अच्छे सेलिब्रिटीज़ ने आके 1 घंटा वेट किए, जेन्युइन 1 घंटा वेट किया। और बाकायदा क्योंकि मास्क होते थे, हमें तो पता ही नहीं होता था कौन है, तो बाकायदा वो आके हमसे प्लीट कर रहे थे कि सर आप हमें तो दे दें, हमें तो दे दें। तो उससे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने एक और फूड कार्ट ट्राई करी फेडरल एरिया में, फिर एक और हमने फूड कार्ट ट्राई करी थी जौहर में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबसे बड़ी ब्रांच जो है बेसिकली वो मेन चार मीनार हैदराबाद पे है। अभी कार्ट ही या तुम लोगों ने शॉप? नहीं, अब प्रॉपर शॉप है, प्रॉपर डाइन इन डाइन आउट है। और ये क्या उसमें खाली अल्हम्दुलिल्लाह वॉफल्स मिलते हैं बस? नहीं, देखिए स्टार्ट हमने वॉफल से किया था, बट अब एक प्रॉपर डेजर्ट बार बन चुका है। जिसमें हमने चीज़ केक्स भी लॉन्च कर दिए, हमने टार्ट्स भी लॉन्च कर दिए, हम लोग ने लाइव आइसक्रीम, जो कि लाइव आइसक्रीम ये देखो जरा फिटनेस है तो एंड ट्रस्ट मी, ये जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जितने प्रोडक्ट्स, हमारा मेन्यू अच्छा खासा लाइक 50-60 प्रोडक्ट्स पे बेस करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं एनी टाइम एनी डे बना सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जो खुद आता है तुम्हें? डे 1 पे लेबर थी, हम लोगों ने आई गेस 2 years हम लोगों ने खुद काम किए। वो कहते हैं ना कि चला मैं अकेले था अपनी मंजिल की तरफ, हम आगे चलते रहे, काफिला बढ़ते रहा। तो इस तरह हमारे काफ़ी फ्रेंड्स ने हमें सपोर्ट किया। तो इनिशियली हम लोग 4-5 दोस्त हुआ करते थे जो कार्ड पे हंसी मजाक करते साथ काम करते रहते थे। और आई गेस हमारी विन भी यही है कि आज अगर हमारे कोई भी ब्रांच पे अगर कोई लेबर नहीं है तो उनको पता है कि हम लोग एट द एंड हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, हमें उनसे बेटर बनाना आता है आज भी। ये चीज़ जो है ना तो ये बाहर नहीं मिलती, ये वाली अपनाइयत। क्योंकि वहाँ इतना कोई सबके कैलकुलेशन चल रही होती है, टाइम ही नहीं होता। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपका पड़ोसी भी आ जाएगा, आपका रिश्तेदार भी आ जाएगा। आपके घर में क्या चल रहा है Social support बराबर system में बहुत है। एग्जैक्टली वो आपके दोस्त, आपकी भी जिंदगी में दोस्त, वो जो दोस्त है ना वो बड़ा काम आते हैं, स्पेशली जब आप
खड़े हो रहे होते हैं अपने पैरों पे। इनफैक्ट आई विल अप्रिशिएट द पीपल एज वेल कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि 2 यंग लड़के अराउंड 20-19 की एज के लड़के कार्ड पे काम कर रहे हैं। तो आई गेस एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी होता है कि जहाँ कुछ लोग आपको आपके अगेंस्ट होते हैं कि ठेले पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो तो आ जाता है ना रिश्तेदार, तुम्हारा बच्चा ठेले पे, इतना पढ़ लिख के ठेले पे। उसी वो वाला जगह पे scenario। काफ़ी लोगों ने आके हमें सपोर्ट भी किया कि आप दोनों इतने अच्छे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटीज़ में और आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। तो ये कि एक सर्कमस्टांस आपको बेसिकली चाहिए होता है, अगर आपके पास वो अच्छा, और नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाइक हमारे यहाँ अगर 14 या 13 साल में कोई पार्ट टाइम जॉब करो तो उसको कहते हैं ओहो, ऐसा बुरा समझा जाता है। वेस्ट में तो चाहे कितने भी अमीर बाप का बच्चा हो, उसने 14 साल में कुछ घंटे जॉब करनी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वेस्ट में उस चीज़ को इनकरेज करते हैं। Exactly। हमारे यहाँ कहते हैं जी चाइल्ड लेबर हो रही है। एग्जैक्टली। वही लोग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। आजकल के पैराए में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप लोग होम ग्रोन बिजनेसेस पे काम कर रहे हैं। हाँ। हमारी तरह के और भी मुल्क हैं जहाँ पर के बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। हाँ। और उन कंपनीज ने हमें इस तरह से टेक ओवर किया है कि हमारे अपने लोकल ब्रांड्स बने ही नहीं। हमारे पास आज कोई पैरेलल है ही नहीं कि हम ये चीज़ बाहर की इस्तेमाल ना करें, तो हमारे पास अपनी कोई प्रोडक्ट उस मयार या उस लेवल की हो। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने होम ग्रोन बिजनेसेस के ऊपर फोकस करें, अपने अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेकर आए। ये ना सोचें कि जी हम बाहर भाग जाएं, हम बाहर अच्छा, जाकर जावेद, सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएं। बिल्कुल जावेद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं एज पेरेंट, हम सारे खाली अभी बच्चों से बात नहीं कर रहे इस प्रोग्राम के थ्रू, एज पेरेंट आपने अपने बच्चों के अंदर कौन से स्ट्रगल के एलिमेंट्स डाले, क्योंकि उन्होंने आपको सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हुए देखा है। देखिए, जब उन्होंने मुझे देखा शुरू में, जैसे शहजाद और या मोमल थी, मोमल ने मुझे कहा कि मुझे शौक़ हो रहा है काम करने का। मैंने कहा बेटा तुम्हारी शादी हो जाए, तुम शादी कर लो, तुम्हारा हस्बैंड इजाज़त दे तो तुम फिर कर लेना। हाँ। उसको तो मैंने साइड पे कर दिया। हाँ। शहजाद की बारी आई, शहजाद ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, कोई, मैंने कभी उसको नहीं कहा। शहजाद ने तो जैसे आपने मुझे पहले बताया था, उसको तो यूएसए में लाइक ग्रीन कार्ड की ऑफर थी। यस। हाँ। तो वो अचानक उसका पता नहीं माइंड चेंज हुआ। उसने कहा कि बाबा मैं मीडिया में आना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके गो हेड। हाँ। तो आप बोले, मैंने कहा मैं किसी को नहीं बोलूँ। स्ट्रगल जैसे मैंने किया वैसे तुम करो स्ट्रगल। आज तक निदा ना मोमल के लिए और ना शहजाद के लिए मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया कि इनको खुद ही अपना पाथ बनाया। यस। हाँ। तो उन्होंने, शहजाद ने छोटा छोटा रोल से अपना जाके, वो एक नया लड़का है वो डायरेक्टर बन रहा है, उसके ड्रामे में काम कर लिया और रात को आता तो कुछ नहीं, सिर्फ जो पते की चीज़ें थी कि बेटा जो टाइम दिया उसका पाबंदी करना, तंग मत करना, टेंट्रम्स मत दिखाना कि तुम्हारा बाप एक्टर है तो तुम जावेद शेख के बेटे, और ये सब भूल के घर में रख के फिर जाना। हाँ। और उसने वैसे ही किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना जो मकाम बनाया है वो अपने बलबूते पे और अपनी मेहनत से बनाया। बिल्कुल। अगर उसको सिफारिश करके करता बिल्कुल। तो वो ऐसा ना होता। और बेसिकली वो होता है, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं जो सोने का चमचा लेके पैदा हुए होते हैं, कभी कभार पेरेंट उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर देते हैं कि फिर वो किसी काम के नहीं रहते। मैंने तो यही देखा। आई थिंक थोड़ा सा जो एक चीज़ होती है ना कि आपको आपकी एम्बिशन के लिए हाँ। वो भूख भी ज़रूरी है, प्यास, भूख। Yes। हर चीज़ Exactly। आपको अगर थाली में दे दी जाती है तो फिर बिल्कुल। आपके अंदर एम्बिशन या मोटिवेशन नहीं नहीं रहती। रहती। जब आपका कोई एम ही नहीं होगा, जैसे आपने कहा एम बनाना पड़ता है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं होता तो ही एम होता है। बिल्कुल। सो आई थिंक वो भी एक चीज़ जो है ना, उसकी तरफ जाना या उसके लिए स्ट्रगल करना या उसके लिए मेहनत करना, उसकी अपनी एक लज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने मुल्क की कामयाबी को सेलिब्रेट करें। जो भी है, अच्छे बुरे वक्त हमने सबने देखे हैं, और अगर आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसा वक्त है तो गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। इस उम्मीद के साथ हमने इतने साल निकाल दिए हैं इस मुल्क में। सो आइए, इस सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है केक कटिंग, वो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज़ उस तरफ चलेंगे हम, और शायद अगर हमें ये लीडर ना मिलते आज, ओहो, शायद नहीं, यकीनन। हाँ। सो ये मुल्क हमारे आज हम इस आज़ाद हवा में सांस नहीं ले रहे होते।
प्लीज़ आइए, प्लीज़ आप आइए बीच में। और अगर मेरे पास और भी सारे लोग मौजूद हैं जो मेरे शो पे आए थे आइए। अभी, प्लीज़ आइए आप लोगों के साथ। ये हम हर पाकिस्तानी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम यही कहेंगे कि जो मेहनत इस, प्लीज़ इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, एक इस तरफ पे आ आ जाए। आप- जो आप मेहनत थोड़ा इस मुल्क में नहीं कर सकता वो पूरी दुनिया में जाके कहीं भी इधर नहीं आ कर सकता। मैंने बहुत सारे नौजवान ऐसे देखे हैं जो यहाँ तो कुछ करते नहीं हैं और वो कहते हैं बस हम जो भी करेंगे वो बाहर जाके करेंगे। सो जो यहाँ मेहनत नहीं कर सकता ना, वो किसी भी मुल्क के, किसी भी दुनिया के किसी कोने में कुछ नहीं बन सकता। और मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, प्लीज़ प्लीज़, सिर्फ इतनी सी गुजारिश होगी सब लोगों से जो इस मुल्क के सिटीजन्स हैं, बाशिंदे हैं, कि आपको दुनिया में हर इंसान को रोल मॉडल चाहिए होता है। हाँ, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमारे लिए एक इतने सारे उसमें सबक आमोज़ लम्हात हैं। थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दें, थोड़ा सा अपने फाउंडिंग फादर को जानने की कोशिश करें कि वो किन इक़दार को, किन वैल्यूज़ को लेकर आगे बढ़े थे जो पाकिस्तान मिला था। थोड़ी सी पढ़ाई कर लें अपने लिए। और इन दी एंड हम अपने माइनॉरिटी जो है उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। Merry हाँ, Christmas, आज, Happy Christmas। मसीह बरादरी को हम उनकी क्रिसमस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और उनको ये भी बता दें शेख साहब कि ये जितना बाकी लोगों का मुल्क है उतना ही आपका भी है। हाँ, यस यस, हमारे झंडे में 1/3 आप हैं। आपने कहीं नहीं जाना पाकिस्तान छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आइए जी प्लीज, आइए। आज आइए मैं आप लोग खवातीन, आई थिंक आज खवातीन। जो ये लौटे हाँ, yes, यंगस्टर्स, they should आइए, cut the आप cake. लोग आगे आइए। आइए, आइए। आप लोग आगे प्लीज, आइए। आप लोग आगे आइए। हैं। आज आगे। और आप लोग आगे आएंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। यस यस। आप लोग आगे आएंगे तो ये ठहर मुल्क जाए, ठहर जाएगा। जाए, ठहर जाए। आप ठहर लंबे जाए। पीछे से हैं। काटा तो नहीं है, चलो आज रेडी। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे मिलने वाले हैं दोबारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक नई चीज़ लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है स्टिलमैन्स कलर प्लस क्रीम, जो कि लॉन्च किया है स्टिलमैन्स, जो कि पाकिस्तान के एक रिनाउंड ब्रांड है। इसके बारे में तो हम जानते ही हैं और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान साहब, जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं स्टिलमैन्स कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सवालात हैं। स्टिलमैन्स ने जो ये लॉन्च किया है कलर प्लस, जी। ये हेयर कलर है जी। और इस हवाले से, इस ब्रांड के हवाले से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बाकी जो है कलर्स हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये इट्स अ परमानेंट हेयर कलर, इट्स अ क्रीम हेयर कलर, इट्स अ क्रीम हेयर कलर जो कि परमानेंट हेयर कलर है। अच्छा। ठीक है, इसके अंदर मौजूद है कोलेजन प्रोटीन, इसके अंदर मौजूद है कोकोनट ऑयल, इसके अंदर मौजूद है आंवला ऑयल, जो कि आपके बालों का एक प्रॉपर फूड है, जो आपके बालों को नरिश करता है, जो आपके बालों में शाइन लेके आता है, आपके बालों में से डैंड्रफ रिड्यूस करता है, स्प्लिट Okay. एंड्स को रिड्यूस करता है, Okay. ग्रे हेयर रिड्यूस करता है, आपके जो बाल गिर रहे होते हैं, जो झड़ रहे होते हैं, उनको भी वो प्रिवेंट करता है। आपके बाल में फ्रिजनेस आ जाती है, उसको प्रिवेंट करता है। और जो कोलेजन प्रोटीन, एज यू नो कि कोलेजन प्रोटीन इज़ अ फूड ऑफ हेयर, आप कह सकते हैं कि इसको एक तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जो कि आपके बालों की स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। Okay. उसके ऊपर शाइन लेके आता है, वो उसकी ग्रोथ में उसको फ़ायदा देता है, उसको थिक करता है, उसको उसके अंदर एक जान लेके आता है। तो ये अच्छा, सारी हम चीज़ें। क्या कहेंगे कि ये वाले जो कलर्स हैं ये मेटालिक हैं या सिंथेटिक हैं, और इसका डिफरेंस भी क्या है वो भी बताइएगा। इट्स अ सिंथेटिक। अच्छा। ये सिंथेटिक हेयर कलर्स हैं, ठीक है। सिंथेटिक जो है वो आपका परमानेंट कलर होता है जो कि पेनिट्रेट हो जाता है आपके बालों के ऊपर, Okay. हेयर शाफ्ट के ऊपर पेनिट्रेट हो जाता है। और जो आपके मेटालिक हेयर कलर्स होते हैं वो इट्स लाइक अ कोडिंग, अच्छा, इट्स लाइक अ कोडिंग कि वो एक बार आपने लगाया फिर वो उतर गया, फिर आपने दोबारा उसको लगाना है। Okay. और जो हमारे सिंथेटिक हेयर कलर है ये आपके बालों में पेनिट्रेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद ये होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग जाएगा और इतनी आराम से फिर ये, मतलब आप ये कहें कि आप इसकी कोडिंग जो है, मतलब ये जो हमारे जो कलर्स हैं वो कलर्स इतने आराम से मतलब उतरते नहीं है। कितना, अगर मैं हम कहें कोई गारंटी दे, कितने अरसे तक ये बालों को सिंथेसाइज करके रखते हैं? इट्स अप टू यू कि आप उनको कितना केयर देती हैं, ठीक है। कि आप मतलब फॉर एग्जांपल इसको अप्लाई करने के बाद आप इनको कितना केयर दे रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड वाटर तो यूज़ नहीं कर रहे, नीम गर्म पानी से अपने बालों को धो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसके प्रिकॉशंस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। हाँ, अच्छा,
क्या ये हेयर कलर आपके बालों को कंडीशन भी करता है? यस, इट हैज़ अ बिल्ट इन कंडीशनर इन इट। हाँ। तो ये आपके बालों में प्रॉपर तरीके से कंडीशनिंग का काम भी करते हैं। जब आप इसको लगाने के बाद जब वॉश करेंगे तो फिर उसके बाद आपको किसी शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको खुद ही नज़र आएगा कि आपके बालों में शाइन आ गई है, जान आ गई है, स्ट्रेट हो गए हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर स्प्लिट एंड्स होते हैं तो स्प्लिट एंड्स को भी ये रिड्यूस कर देता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको अप्लाई करने के बाद आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? अच्छा, जो मेन थिंग है इज़ दैट कि जब भी आप वॉश करने के लिए जाएं, ठीक है, तो आपका हार्ड वाटर जो कि खारा पानी होता है वो यूज़ ना करें। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप केमिकल्स, जो हार्श केमिकल्स शैम्पूज होते हैं, डैंड्रफ शैम्पूज, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, वो यूज़ ना करें। कंडीशनर, प्रॉपर तरीके कंडीशनर यूज़ करें, तो उससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और आपके बालों की भी लाइफ बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि इसकी शेड्स आपने कितने लॉन्च किए हैं? अभी रिसेंटली हमने इसके 6 शेड्स लॉन्च किए हैं इन पाकिस्तान, जिसमें से आपके 4 नेचुरल शेड्स हैं और 2 इसके फैशन शेड्स हैं। अच्छा जी। जैसे लाइक बताएं कि कौन कौन से नेचुरल शेड्स क्या हैं? जैसे अच्छा, नेचुरल शेड्स अगर हम बात करें एशियन कॉन्टिनेंट की, तो जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है इसके अंदर जो नेचुरल शेड्स हैं, जो कि कुदरती शेड्स होते हैं बालों के, वो होता है ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन और लाइट ब्राउन। तो हमने यही शेड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए हैं क्योंकि लोग इसको फॉलो करते हैं, लोग इसको ये तो अप्लाई हो गए करते हैं। बेसिक शेड्स, नेचुरल शेड्स। जी। जो फैशन शेड्स हैं उसमें कौन कौन से? उसमें हमारे पास 2 शेड्स हैं, एक है इसमें महोगनी और एक है गोल्डन कॉपर ब्लॉन्ड। अच्छा, तो ये फैशन शेड्स हैं। अच्छा, सो वो अभी 6 शेड्स हैं और आगे भी आपका कुछ है? जी जी, इंशाल्लाह शेड्स लेके आने हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग जो है मज़ीद शेड्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है। अगर आप एक दफ़ा फिर बता दें कि इसके अंदर ऐसे क्या अज्जा मौजूद हैं जो बालों को मतलब लाइक नरिशमेंट फराहम करते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कोकोनट ऑयल है, ठीक है, उसके बाद आंवला ऑयल है और फिर उसके बाद है कोलेजन प्रोटीन। अच्छा, कोलेजन प्रोटीन जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो है फिश कोलेजन प्रोटीन। अच्छा, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और मतलब ये समझें कि आपका जब कोलेजन प्रोटीन आपके बालों पे लगता है तो उसके ऊपर शाइन आना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर ग्रूमिंग आना शुरू हो जाती है, वो नरिश होना शुरू हो जाते हैं। और कोकोनट ऑयल एंड आंवला ऑयल आपको पता है कि वो क्या काम करते हैं, कि वो आपके बालों में से जो है डैंड्रफ को रिड्यूस करेंगे, आपके बाल अगर स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो उसको वो रिड्यूस करते हैं, ग्रे हेयर को वो प्रॉपर तरीके से रिड्यूस करते हैं, आपका बाल अगर गिरना शुरू हो जाता है तो उसको जो है मतलब सपोर्ट करना शुरू करते हैं, गिरने से रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके बाल फ्रीजनेस हो जाते हैं, जैसे नहाने के बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके बालों में फ्रीजनेस आ जाती है तो वो उसको भी रिड्यूस करते हैं। अच्छा, इसके बॉक्स पे पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप इसे घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसे सैलून में जाके इस्तेमाल किया जाए, खुद भी कर सकते हैं। प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस हैं। इट्स अ फ्रेंडली यूज़र, आप इसको घर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको सैलून में जाके भी वहाँ पे भी जाके इसको अप्लाई करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब इट्स वेरी इजी टू यूज़। आप घर में इजीली आप इसको यूज़ करें और मतलब आप इसको मिक्सचर जो आपका बाउल होता है उसको मिक्स करें और इजीली आप अपने बालों पे इसको अप्लाई करें। और आपने क्या गारंटी दी कि कितने अरसे तक ये स्टे करता है कलर, और उसके बाद दोबारा से रूट्स कितने दिनों बाद करनी पड़ती है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे ग्रोथ हो हेयर जी, किसी की ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है, किसी की स्लो होती है, ठीक है, और डिपेंड करता है कि वो बंदा या वो फीमेल जो है धूप में ज़्यादा रहते हैं, अपने बालों की केयर करते हैं नहीं करते, प्रॉपर तरीके से बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप नहाने जा रहे हो या बाल वॉश करने जा रहे हो उससे पहले उसमें ऑयल लगा लें। उसमें ये होगा कि जो भी आप शैम्पू यूज़ करेंगे ना तो वो ऑयल आपको जो है आपके कलर को जो है एक तरीके से सपोर्ट करता है। तो आपके बालों से जब वो ऑयल को रिड्यूस करेगा या रिमूव करेगा तो आपका जो कलर है वो सेफ रहेगा। तो वो केमिकल जो है आपके बालों पे रिएक्ट नहीं करता, खासतौर पे शैम्पू। तो हम यही बोलते हैं कि जब भी आप कलर लगा रहे हैं अपने बालों में तो उसके बदले मतलब आप फिर जाके जो आपका जो कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू होता है वो यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ करें। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखें स्टिलमैन्स कलर प्लस क्रीम हेयर कलर। और ये देखिए कि जिस तरह ये क्रीम इतनी हिट गई है, देखें कि कलर क्या कमाल करता है आपके बालों के लिए। थैंक यू सो मच। सो एक दफ़ा फिर यही कहना चाहूँगी, आज का प्रोग्राम हमने यही सोच के डिज़ाइन किया था कि जो नौजवान नस्ल है वो समझती है कि इस मुल्क में कुछ नहीं रहा और इसीलिए जो हमारी पढ़ी लिखी क्रीम है वो मुल्क छोड़ के अलग अलग ममालिक का इंतखाब कर रहे हैं। सो आज का प्रोग्राम यही याद दहानी के लिए था, यही बताने के लिए था कि ऐसा नहीं है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर यहाँ हमारे नौजवान नस्ल की उम्मीदें ही ख़त्म हो जाएंगी तो मुल्क कैसे रहेगा। तो आइए एक अहद करें, और पेरेंट्स भी इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर उनके दिलों में ज़रा सा ये कहते हैं ना होप जागी है कि यहाँ पे बैठे नौजवान
जो लोग थे उन्होंने भी अपना पूरा एम्पायर यहीं खड़ा किया है। ऐसे और बहुत सारी मिसालें हैं जिनको शायद मैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनको शायद मैं सोफ़े पे नहीं बुला सकती थी क्योंकि माशाल्लाह उनकी ब्रांड्स ही उनके नाम बोलती हैं। वो सब लोग उन्होंने इतने से शुरू किया था, कतरा कतरा, और उन्होंने समंदर बना दिया है। सो इसी होप के साथ आज मैं खुदा हाफिज़ करती हूँ और आपको यही बताती हूँ कि मुल्क में रहने वाले लोग ही मुल्क को बनाते हैं। सो अगर सब यही सोच लेंगे कि हम चले जाएंगे तो मुल्क कैसे रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।